ये कहानी ननामी नाम की लड़की की है जो अपने घर से बेदखल हो चुकी है और ना ही उसके पास रहने को घर है। मगर तभी मिकेज नाम का व्यक्ति उसे अपने श्राइन में रहने की सलाह देता है और साथ में उसे किस करता है। उस किस के कारण ननामी एक गॉड में तब्दील हो जाती है और अब वो उस श्राइन में रहकर लोगों की जोड़ी बनाने वाली है। मगर उसके इस काम में उसका मैसेंजर टमोई साथ देने वाला है। देखने वाली बात यह है कि आखिर ननामी किस तरह टमोई के प्यार में गिर जाती है। तो आखिर उनके प्यार के रिश्ते में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आखिर वो दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी आज की कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी ननामी नाम की लड़की की है जो कई सालों से अपने पिता के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही होती है। मगर उसके पिता अल्कोहल पीने के लिए एडिक्टेड थे, इसलिए एक दिन उन्होंने जाने अनजाने में कई सारा लोन ले लिया, जिसके बाद उनके अपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया जाता है। ननामी तब हैरान हुई जब उसे मालूम पड़ा कि उसके पिता ने उस जगह को छोड़कर कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लिया है। मगर वो ननामी को अकेले छोड़ गए थे। घर न होने के कारण वो बेघर हो चुकी है, इसलिए वो एक पार्क में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। वो उदास थी, मगर तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर जाती है जो कुछ स्ट्रीट डॉग से डरते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। साफ जाहिर था कि वो व्यक्ति कुत्तों से डरता है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर खुद की जान बचा रहा है। अब ननामी उसे मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने का निर्णय लेती है। यहाँ उसकी मदद करने पे वो व्यक्ति रिवील करता है कि उसका नाम मिकेज है और वो कई सालों बाद इस शहर में आया हुआ था। अब मिकेज जानना चाहता था कि आखिर ननामी इस जगह पर क्या कर रही है, इसलिए वो उसे सारी जानकारी लेने लगता है। वहीं ननामी एक तोते की तरह उसे सब कुछ सच बता देती है और इस तरह मिकेज को मालूम पड़ता है कि ननामी को उसके पिता ने घर से बेदखल कर दिया है, जिस कारण अब वो एक घर की तलाश में है। मिकेज ने बताया कि उसका घर पास में ही है और वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता, इसलिए वो उसकी जगह पर घर की ओनर बन सकती है। इसी के साथ वो ननामी के माथे पर किस कर देता है और तब एक नक्शा देने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर ननामी ने उसके नक्शे को ले तो लिया है, मगर उसे अभी भी लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। आखिर कोई ही व्यक्ति इस तरह की बात पर विश्वास कर सकता है। वो उस लोकेशन वाली जगह पर जाती है और उसका शक सही साबित भी होता है। ननामी ने देखा कि उस लोकेशन पर एक श्राइन था, इसलिए वो गुस्से में वापस अपने पार्क में जाने का डिसाइड करती है। मगर तभी उसके सामने दो अजीब क्रिएचर आ जाते हैं और वो ननामी को मिकेज समझकर बड़े सम्मान से वेलकम करते हैं। वहीं श्राइन के अंदर से एक अनजान व्यक्ति बाहर आता है और वो मिकेज से गुस्सा है क्योंकि उसने 20 साल से इस जगह को पीछे मुड़कर देखा तक नहीं था। इस व्यक्ति का नाम टमोई होता है और वो वहाँ पर ननामी को मिकेज समझकर गुस्सा दिखाने वाला था। जब उसे ननामी की असलियत मालूम पड़ी तब वो उस पर गुस्सा होता है और वो हैरान था कि मिकेज ने उसे इस बार भी धोखा दे दिया है। खैर, यहाँ दोनों मिनी क्रिएचर ने रिवील किया कि ननामी उनकी अगली गॉडेस है और ऐसा इसलिए क्योंकि मिकेज ने जाने से पहले ननामी को अपनी पावर ट्रांसफर कर दिया था। इधर ननामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और वो किस तरह की गॉडेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ननामी को याद आने लगता है कि लास्ट टाइम जब वो मिकेज से मिली थी तब उसने उसके माथे पर किस किया था। इस तरह ननामी के माथे पर सील बन गई थी, यानी कि अब वो इस श्राइन की ओनर और साथ में लैंड गॉडेस बन चुकी है। अब ये बात टमोई को पसंद नहीं आती और वो ननामी को गॉडेस मानने से इनकार कर देता है। असल में टमोई श्राइन की गॉडेस का फॉलोअर होता है और उनकी हर डिमांड को फुलफिल भी करता है। मगर टमोई ननामी को अपना गॉडेस मानने से मना कर देता है और उसके बाद वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। अब ननामी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो रात भर रुकने के बाद वहाँ से जाने का सोच लेती है। इस तरह जब उसकी अगली सुबह आँख खुली तब उसे लगा कि उसने कल रात एक भयानक सपना देखा था जहाँ उसे गॉड बना दिया गया था। मगर ये कोई सपना नहीं था। ननामी के बगल में वो दोनों क्रिएचर बैठे थे और वो ननामी के सामने आके उसके सपने वाली बात को ठुकरा देते हैं। अब उन क्रिएचर के हिसाब से ननामी इस श्राइन में एज अ गॉडेस की तरह रह सकती है और उसे गॉडेस का सारा काम संभालना होगा। इस तरह वो दोनों क्रिएचर ननामी को उसका सारा काम बता देते हैं, जहाँ उसे साफ सफाई से लेके पानी डालने तक का काम दिया जाता है। इधर ननामी इस घर में रहने को मजबूर थी, इसलिए वो थोड़ी परेशानी के साथ इस काम को पूरा कर लेती है। काम के दौरान वहाँ पर टमोई आ जाता है और वो ननामी से पूछता है कि आखिर वो इस जगह को छोड़ के अपने घर क्यों नहीं चली जाती, जिस पे ननामी ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे उसके पास कोई घर नहीं था। मगर यहाँ टमोई को उस पर तरस नहीं आता और वो उसे उल्टा लात मार के वहाँ से भगा देता है। इस पल के बाद टमोई श्राइन को छोड़कर चला जाता है और दूसरी तरफ ननामी को इतना सारा काम निपटाने के बाद
काफ़ी थकावट होने लगती है और उसे यहाँ लग रहा है कि सभी लोगों से गॉड बनाकर ढेर सारा काम देके बेवकूफ़ बना रहे हैं। ननामी की नज़र श्राइन के बाहर प्रेयर कर रही बूढ़ी औरत पर जाती है। यहाँ वो जो कुछ विश कर रही थी वो ननामी बड़े आसानी से सुन सकती थी। जल्द ही ननामी को मालूम पड़ा कि जब तक वो गॉड है तब तक वो इस श्राइन में आ रहे सभी लोगों विश सुन सकती है और उन्हें फुलफिल करने की जिम्मेदारी उसके हाथ में थी। इतना सब के बाद ननामी समझ चुकी थी कि वो एक नॉर्मल लड़की है और वो इस तरह का काम नहीं कर सकती, इसलिए वो वहाँ से जाने का सोच लेती है। मगर तभी वो दोनों क्रिएचर ननामी को समझाते हैं कि अगर वो अपने इस काम में टमोई की मदद लेती है तब उसका ये काम भी आसान हो जाएगा। मगर ननामी को उन क्रिएचर से मालूम पड़ता है कि टमोई इस वक्त श्राइन छोड़कर जा चुका है और अगर वो उससे मिलना चाहती है तब उसे अदर वर्ल्ड में जाना होगा। ननामी चाहती थी कि वो टमोई को मनाकर उसे अपने साथ शामिल कर ले। इस तरह वो अदर वर्ल्ड जाने का सोच लेती है, जिसके बाद हम उन तीनों को अदर वर्ल्ड यानी कि डीमन वर्ल्ड में घूमते हुए देखते हैं। ये वर्ल्ड कुछ ऐसा था कि जहाँ डीमन और गोस्ट साथ में एग्जिस्ट करते थे। खैर यहाँ वो तीनों टमोई को ढूंढने में लगे थे और उन्हें थोड़ी मेहनत के बाद उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाती है। उन्होंने देखा कि टमोई अपने पुरानी जिंदगी से अलग यहाँ कुछ डीमन के साथ एंजॉय कर रहा होता है। अब यहाँ वो तीनों पहुंच जाते हैं और वो दोनों क्रिएचर उसे अपने साथ वापस श्राइन चलने को कहते हैं, मगर वो श्राइन वापस आके ननामी का मैसेंजर बनने से इनकार कर देता है। अब यहाँ हम ननामी को देखते हैं जो वहाँ आके टमोई पर गुस्सा होती है क्योंकि वो श्राइन को छोड़कर यहाँ पर आराम कर रहा था। अब वो उसकी इस हरकत से काफ़ी नाखुश थी और तब वो उसे अपने साथ श्राइन वापस चलने को कहती है। अब ननामी को सामने देख वो काफ़ी हैरान होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन का वहाँ पर आना किसी मुसीबत से कम नहीं था। अब ननामी उसकी बातों से परेशान होकर वहाँ से अकेले श्राइन की तरफ निकल जाती है। अब इधर टमोई बाकी दोनों क्रिएचर पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने ननामी को यहाँ लाके गलत किया था, क्योंकि अदर वर्ल्ड में ह्यूमन का आना मना था और कई सारे डीमन ननामी पर हमला कर सकते थे। यहाँ दूसरी तरफ हम ननामी की गुस्से में जाते हुए देखते हैं और यहाँ वो दोनों क्रिएचर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब कुछ देर बाद ननामी पर उस डीमन की नज़र जाती है जो वहाँ पर ननामी को खाने वाले थे, इसलिए वो दोनों मिनी क्रिएचर ननामी को उठाकर उसे वहाँ से लेके भागते हैं। इस तरह वो उन दोनों डीमन से पीछा छुड़ा लेते हैं और उनकी जान बच जाती है। इधर कुछ देर बाद हम ननामी को बिना डरे अपने श्राइन की तरफ जाते हुए देखते हैं। इधर ननामी को मुसीबत में देख वो दोनों क्रिएचर्स उसे एक राय देते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि अगर वो टमोई को अपना मैसेंजर बना लेती है तो वो उसकी हर बात मान सकता है और यहाँ तक वो उसके लिए श्राइन का सारा काम भी कर सकता है। अब ननामी को जानना था कि आखिर वो टमोई को अपना मैसेंजर कैसे बना सकती है, जिसपे वो दोनों क्रिएचर बताते हैं कि अगर वो टमोई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो उसे आसानी से अपना मैसेंजर बना सकती है। ननामी की हालत तब खराब होगी जब उसे मालूम पड़ता है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए टमोई को किस करना होगा, तब जाके वो उसका मैसेंजर बन सकता है। इधर किस की बात सुनकर वो वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद ननामी की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो उससे हेल्प मांग रही होती है। यहाँ ननामी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है तब वो बूढ़ी औरत अपना असली रूप दिखाती है, जहाँ वो एक डीमन थी। अब वो ननामी का पीछा करके उसकी जान के पीछे पड़ी थी। इसके बाद एक क्रिएचर टमोई के पास पहुँचता है और उसे ननामी की मदद करने को कहता है। अब टमोई उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, मगर वो उस जगह जाके ननामी को परेशान होते हुए देखना चाहता था। अब वो कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां ननामी उस बूढ़ी डीमन से बचते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी। यहाँ वो डीमन धीरे धीरे पेड़ पर चढ़कर ननामी के पास पहुंच रही थी। इसी बीच टमोई ने उसका फायदा उठाया और वो ननामी से कहने लगा कि अगर वो उससे हेल्प की रिक्वेस्ट करती है तब वो उसकी जान बचा सकता है। मगर यह ननामी बिल्कुल जिद्दी थी, इसलिए वो उसकी इस बात से मानने को इनकार कर देती है और तब आखिर में वो बूढ़ी औरत ननामी के काफी करीब आ जाती है और इस तरह ननामी का पैर फिसलता है और वो पेड़ से नीचे गिरने लगती है। इसी दौरान उसने गलती से टमोई को भी खींच लिया था और तब वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और इसी बीच उन दोनों में किस हो जाता है। ये किस भले अनइंटेंशनल था, मगर इस पल के बाद टमोई उसका मैसेंजर बन जाता है और तब ना चाहते हुए भी उसे ननामी की जान बचानी पड़ती है। डीमन से छुटकारा पाने के बाद ननामी ने टमोई को थैंक यू तक बोल दिया। अब अगली सुबह ननामी की आंख खुलती है, तब उसे लगता है कि वो हर बार की तरह एक अजीब सपना देख रही थी।
मगर इस बार भी सामने दो क्रिएचर होने की वजह से ननामी को रियलाइज हो जाता है कि वो सब कुछ सच था। ननामी ने जब बगल में देखा तब उसे वहाँ पर टमोई दिखता है, जो कल वाली बात से परेशान था। यहाँ ननामी ने उससे पूछा कि क्या वो उसके मैसेंजर बनने वाली बात से नाखुश है। तब टमोई ने गुस्से में बताया कि वो एक इंसान का मैसेंजर बनने से बहुत नाखुश है, मगर मैसेंजर बनने के बाद उसे फर्ज को निभाना था और अब वो ना चाहते हुए ननामी की सुरक्षा और उसका हर काम करने वाला था। यहाँ उसने ननामी को बताया कि उसे श्राइन में रहकर उस गॉड का काम करना होगा, जैसे कि मिकेज किया करता था। मिकेज असल में मैच मेकर गॉड था, जो लोगों की विश पूरी करके उनकी जोड़ियों को बनाया करता था। अब ननामी को भी उसी की तरह अपना फर्ज को पूरा करना था। इसके बाद टमोई ने उसे कुछ टेस्ट करने को कहा, जिसपे ननामी आसानी से फेल हो जाती है और इस तरह वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, मगर वो दोनों मिनी क्रिएचर उसे जाने से रोक लेते हैं। इसके बाद ननामी की नज़र टीवी पर जाती है, जहाँ उसे मालूम पड़ा कि उसके ही स्कूल में एक पॉप स्टार आने वाला है और ये सुनकर ननामी की एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ जाती है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर यहाँ टमोई उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो ननामी को रिवील करता है कि जब से वो नई गॉड बनी है तब से उसके ऊपर कई लोगों की नज़र पड़ चुकी है और हर कोई उसकी पावर को छीनना चाहता है, इसलिए वो उसे बाहर बेचकर रिस्क में नहीं डालना चाहता। इधर ननामी कैसे भी करके स्कूल में जाने की जिद करती है, जिस पर टमोई को हार माननी पड़ती है और तब वो अपने पास से एक स्पेशल आइडिया को बाहर निकालता है और ननामी के सर पर कपड़ा डाल के उसे स्कूल जाने के लिए भेज देता है। उस कपड़े की वजह से ननामी के सर पर लगी सील को कोई नहीं देख सकता था, मगर यही चीज ननामी को काफी परेशान भी करती है। अब स्कूल के स्टूडेंट उसे इस रूप में देखकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसके बाद ननामी की नजर कुरामा पॉपस्टार पर जाती है, जो अब से उसी की क्लास में पढ़ने आया हुआ था। यहाँ ननामी को लग रहा था कि वो उसकी अच्छी दोस्त बन सकती है, मगर तभी कुरामा उसके पास आके उसे सीट से हटाने की वार्निंग देता है। इधर उसने ननामी की हर किसी के सामने बेइज्जती करके वहाँ से हटा दिया और ये बात ननामी की दिल पर लग जाती है और वो वॉशरूम जाके रोने लगती है। इस बीच टमोई उसके पास आता है और वो उसे टोंट मारने लगता है और ये बात ननामी को अच्छी नहीं लगी। वॉशरूम से बाहर आते ही कुरामा की नज़र ननामी पर पड़ती है और वो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, मगर उसकी सॉरी में कई सारा एटीट्यूड भी मौजूद था। यहाँ वो कुरामा पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बाद क्लास के दौरान ननामी ने नोटिस किया कि उसने जल्दबाजी में अपने लंच को लाना भूल गई थी। तब क्लास का एक रूट बच्चा उसका मजाक भी उड़ाता है। यहाँ उसने ननामी से पूछा कि क्या उसके पास लंच खरीदने के लिए पैसे भी हैं। तब ननामी ने अपनी जेब में हाथ डालकर कई सारे पैसे निकाल दिए। इस पल वो रूट बच्चे के साथ ननामी खुद हैरान थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आखिर उसकी जेब में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तब हम करूमा को देखते हैं, जो क्लास में ये बात बोलता है कि किसी ने उसके कुछ रुपए को चुरा लिया है। अब उसके पास ठीक उतने ही पैसे थे जितने ननामी के हाथ में मौजूद थे। साफ जाहिर था कि करूमा ने ही ननामी की जेब में पैसे डालकर उसे क्लास के सामने बेइज्जती करने का सोच रखा था। यहाँ हर कोई ननामी पर शक करने लगता है, जिससे ननामी को काफी बुरा लगने लगा। ननामी की बेइज्जती होता देख वहाँ पर टमोई आ जाता है और वो सभी के सामने कहता है कि वो ननामी के लिए लंच लाया है और वो साथ में सबको ये भी बताता है कि ननामी उसकी मिस्ट्रेस है और कोई भी उसको परेशान नहीं कर सकता। इसी के साथ उसने कुरामा को टारगेट मार के बताया है कि उसने अपने पैर के नीचे अपने पैसे को गिरा दिया है और वो बेफालतू में ननामी को बदनाम भी कर रहा है। अब टमोई की इस बात से ननामी की इज्जत बच गई, मगर इस पल तक ननामी को कुरामा से बेहद नफरत हो जाती है। अब अगले दिन ननामी फिर से स्कूल के लिए निकल जाती है और इस बार उसने उस कपड़े को नहीं लगाया था, इसलिए अब टमोई उसकी चिंता करते हुए चुपके से उसके पीछे लग जाता है। इधर ननामी को बीच रास्ते में कुछ क्लास की लड़कियां रोक लेती है। वो सभी यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो टमोई से अपने रिश्ते को बढ़ा सके। तभी ननामी के सामने एक कार आके रुकती है। उसके अंदर कुरामा बैठा हुआ था। यहाँ वो ननामी को उसके साथ स्कूल चलने को पूछता है, मगर ननामी उसे गुस्से में मना कर देती है और ये बात कुरामा को काफी ठेस पहुंचाती है। स्कूल के दौरान ननामी अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ टमोई चुपके से उसका ध्यान रख रहा था, मगर ज्यादा देर तक ध्यान रखते रखते उसकी नींद लग जाती है और तब हम ननामी को देखते हैं, जिसे कुरामा की तरफ से एक लेटर मिलता है और उस लेटर की बदौलत वो उसे रूफ टॉप पे मिलने के लिए बुलाता है। अब ननामी ऐसा ही करती है, जहाँ वो कुरामा से पूछती है कि आखिर वो उसे यहाँ बुला के क्या कहना चाहता था। तब हम कुरामा का हिडन रूप को देखते हैं, जहाँ वो इंसान की शक्ल में एक स्पिरिट था और वो ननामी की गॉडेस पावर को छीनकर खुद को गॉड बनाना चाहता था। अब वो ननामी पर हमला करने ही वाला था, तभी सही समय पर टमोई उस जगह पहुंच जाता है
और वो ननामी की जान बचा लेता है। अब इसके बाद वो अपनी पावर के इस्तेमाल से कुरामा को ऑस्ट्रिच में बदल देता है और तब कुरामा पागलों की तरह पूरे स्कूल में घूमने लगता है। इधर जब ननामी को ऑस्ट्रिच वाली बात मालूम पड़ती है तब वो टमोई पर काफी गुस्सा होती है और तब वो कुरामा को ठीक करने की बात बोलती है। इसके बाद टमोई ने उसे रिवील किया कि कुरामा यहाँ पर उसके पावर को छीनने आया था, इसलिए उस पर रहम नहीं खाना चाहिए। अब ये बात सुनकर ननामी को काफी गुस्सा आता है और वो कुरामा का गला दबोचने लगती है, मगर जल्द ही वो कुरामा पर तरस खाने लगती है और तब वो टमोई से उसे वापस ठीक करने को बोलती है। टमोई हैरान था कि आखिर वो इतना सब जानने के बाद भी उसकी क्यों मदद कर रही है। कुरामा के ठीक होने के बाद वो उसकी इलाज भी करती है और इससे कुरामा काफी प्रभावित होता है। अब वो ननामी को दिलो दिमाग से प्यार करने लगा था। इधर दूसरी तरफ हम मिकेज को देखते हैं, जो ननामी से खुश है क्योंकि उसने उसे गोड चुनकर सही काम किया था। फिर कुछ समय बाद हम एक बर्ड को देखते हैं जो हाथ में चिट्ठी लिए ननामी के पास पहुंचती है। यहाँ टमोई ने जब ध्यान से चिट्ठी को पढ़ा तब उसे मालूम पड़ा कि ये चिट्ठी गॉडेस ऑफ लेक इजारा द्वारा भेजी गई है ताकि वो उससे मिलने आ सके। टमोई ने रिवील किया कि इजारा भी एक स्पिरिट है और उसके पास कैटफिश बनने की पावर है, मगर सवाल ये आता था कि वो ननामी से मिलने क्यों आ रही थी। यही बात ननामी को एक्साइटेड कर रही थी, मगर टमोई उसे एक कमरे में बंद रहने को कहता है। उसके मुताबिक इजारा उससे मिलकर खुश नहीं होगी, इसलिए उसे उनके सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम टमोई को देखते हैं जो गॉडेस ऑफ लेक इजारा से बात कर रहा था। यहाँ उसने बताया कि ननामी अभी के लिए काम में बिजी है, इसलिए वो उन सभी से मिल नहीं सकती है। टमोई ने बड़े आराम से इस बात को सामने रखा था, मगर इजारा का मैसेंजर उसकी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे इस बात का गुस्सा था कि टमोई ननामी को आगे न लाके इजारा की बेइज्जती कर रहा था। यहाँ उसने टमोई से पूछा कि क्या रूमर्स के हिसाब से ननामी एक ह्यूमन है, जिस पर टमोई ने रिवील किया कि वो भले ही एक ह्यूमन है, मगर मिकीज ने उसे अपना नेक्स्ट सक्सेसर के लिए चूज किया है, यानी कि उसमें कुछ तो अलग बात होगी। इधर इजारा का मैसेंजर देखते ही देखते टमोई पर और भी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी तलवार तक को निकाल लेता है। उसने गले पर तलवार को रखकर उसे ननामी को सामने लाने की बात बोली, वरना वो उसे वहीं पर मार देने वाला था। अब दूसरे कमरे में बैठी ननामी उसकी सारी बात सुन रही थी। यहाँ जब उसे मालूम पड़ा कि टमोई की जान खतरे में है तब वो खुद ब खुद उन सभी के सामने आ जाती है। उसके इस बिहेवियर ने टमोई को गुस्सा कर दिया। अब उसने सबके सामने आके उसके काम को और भी बढ़ा दिया था। इधर मैसेंजर ननामी के आने के बाद भी उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। अब ना चाहते हुए भी टमाई को फाइट के लिए तैयार होना पड़ता है और वो बड़े आसानी से मैसेंजर के हमले को रोक देता है। अगले ही पल टमोई ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, मैसेंजर को एक फिश में तब्दील कर दिया। इधर जब ननामी ने इस हरकत को देखा तब वो टमोई पर काफी गुस्सा हुई और वो उसे अपनी गलती के लिए टमोई को अपनी मेहमान से माफी मांगने को कहती है। इस तरह टमोई ने ननामी के डर में उनसे माफी मांग ली। अब इतना सब होने के बाद हम इजारा को देखते हैं जो ननामी से किसी चीज की हेल्प मांगने आई थी। यहाँ वह सबसे पहले अपनी तरफ से हुई बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और तब वो ननामी से उसके मैच मेकिंग में मदद करने को कहती है। टमोई और ननामी अनजान थे कि आखिर इजारा किस तरह की मदद मांग रही है। तब इजारा अपने पास्ट की कहानी बताती है, जहाँ 10 साल पहले उसने एक झील के सामने काटारू नाम के लड़के को देखा था और उसे तब से उस लड़के से प्यार हो चुका था, मगर उस पल के बाद से उसने काटारू को कभी नहीं देखा। यहाँ वो ननामी से इसलिए मदद मांगने आई थी क्योंकि वो मिकिज के बाद नेक्स्ट मैच मेकिंग गॉडेस बन चुकी थी और उसकी मदद से वो उसकी लव स्टोरी को कंप्लीट कर सकती है। इधर टमोई उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक इंसान और स्पिरिट गॉड को साथ में प्यार करते हुए नहीं देख सकता था। मगर टमोई से अपोजिट ननामी इजारा की मदद करने में राजी हो जाती है, जिसके बाद वो काटारू का नाम पूछकर उसे शहर में ढूंढने निकल पड़ती है। और इधर टमोई शुरू में उसके इस डिसीजन के खिलाफ में होता है, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो ननामी के साथ निकल पड़ता है। अब शहर में काफ़ी जांच करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। यहाँ ननामी परेशान है क्योंकि दिन भर ढूंढने के बाद भी वो काटारू को ढूंढ नहीं पाई थी। अब वो अपने दुख से परेशान वहाँ बैठी हुई थी, तभी उसके सामने उसकी क्लास का रूड स्टूडेंट आ जाता है और अब वो उसे परेशान करने लगता है। मगर इस बार इस बच्चे ने टमोई पर ध्यान नहीं दिया, जो ठीक उसी के बगल में बैठा था। यहाँ टमोई ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ को दबोच लिया और इसी के साथ उसने रूड बच्चे को ननामी से दूर रहने की बात करी। इस पल के बाद रूड बच्चे की हालत खराब हो गई और अब वो डर गया। और तब हम ननामी को देखते हैं जो उल्टा टमोई पर गुस्सा होती है क्योंकि वो उस रूड बच्चे को परेशान कर रहा था। यहाँ ननामी उसे बताने लगी कि
तमोई को उसकी निजी जिंदगी में दखल देने से अच्छा कटारो को ढूंढने में लग जाना चाहिए। इधर रेस्टोरेंट का एक लड़का आगे आते हुए बताता है कि उसका नाम कटारो है और क्या वो लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब तक जिस कटारो को वो दोनों ढूंढ रहे थे, अब वो खुद ब खुद उनके सामने आके खड़ा हो चुका था। इसके बाद ननामी इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी और तब वो उसे एक पार्क में मिलने को बोलती है। ठीक कुछ समय बाद ननामी कटारो से मिलने एक पार्क में पहुंचती है। इधर कटारो को जानना था कि आखिर वो उसे क्यों ढूंढ रही थी, जिस पर ननामी ने रिवील किया कि आज से 10 साल पहले जब उसकी लेक किनारे पर एक लड़की से मुलाकात हुई थी, अब वही लड़की उससे मिलने की इच्छा जता रही है। कटारो के हिसाब से 10 साल पुरानी बात उसे याद नहीं थी और अब तक वो उस लड़की के बारे में भूल चुका था, मगर वो ननामी के कहने पर उस लड़की से मिलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद ननामी उसे अगले दिन सुबह के वक्त इस पार्क में इंतजार करने को कहती है। इसके बाद ननामी अपनी श्राइन की तरफ निकल पड़ती है और इस बार टमोई उसे लेने आया हुआ था, मगर उसने इस बार एक ट्रांसपोर्ट का पहले ही जुगाड़ कर लिया था। अब वो ननामी को उसमें बैठकर वहां से श्राइन के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह इजारा का मैसेंजर गुस्सा था। पिछले कई घंटे से इजारा गायब थी और अब वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही थी। जल्द उसे मालूम पड़ता है कि ननामी और इजारा साथ में थे, जहां ननामी इजारा का मेकओवर कर रही थी ताकि वो एक इंसान की तरह कटारो से पहली बार मिल सके। अब उनकी इस हरकत से उस मैसेंजर को काफी गुस्सा आता है, मगर इतना सब होने के बाद भी इजारा फुल मेकओवर के बाद उसी पार्क में पहुंचने लगती है। वहीं कटारो ननामी के कहे अनुसार उस पार्क में वेट कर रहा था, मगर किसी के न आने पर वो वहां से जाने लगता है। मगर तभी वहां पर इजारा आ जाती है और तब कटारो को अपना प्लान स्किप करना पड़ता है। शुरू में कटारो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता, मगर ये सिर्फ कुछ पल की बात थी, क्योंकि जल्द ही कटारो को इजारा में कुछ स्पेशल दिखने लगता है और अब वो उसे खुश करने के लिए भाग के कोल्ड ड्रिंक लेने चल देता है। इस बीच इजारा बिल्कुल अकेली थी और तब उसमें कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। दूर खड़ी ननामी उसकी मदद करना चाहती थी, मगर टमोई उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि इस पल कटारो का असली टेस्ट होने वाला था। एज एक्सपेक्टेड कटारो जैसे ही आता है तब वो इनारा के सामने कुछ गुंडों को देखता है और अब वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस तरह इजारा की जान बचाकर उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। इस तरह ननामी कैसे भी करके अपने पहले काम को पूरा कर चुकी थी। खैर एक दिन जब ननामी स्कूल में बिजी होती है तब उसकी नज़र एक स्नेक पर जाती है, जहाँ उसे कुछ स्टूडेंट परेशान कर रहे थे। अब उस स्नेक की चिंता करते हुए वो उसे बचाने में सफल हो जाती है और जब वो उसे वहाँ से जाने के लिए छोड़ देती है तब ननामी की नज़र अपने हाथ पर बने निशान पर जाती है। वो निशान स्नेक के जाने के बाद से हुआ था। खैर ननामी जब श्राइन पहुंचकर टमोई के साथ वक्त गुजार रही होती है तब टमोई की नज़र उसके हाथ पे बने निशान पर जाती है। वो उस निशान को देखकर हैरान था, क्योंकि ये निशान एक तरह से शादी का न्योता था, यानी कि उस स्नेक ने ननामी को अपनी मिस्ट्रेस बना लिया था और अब वो कभी भी ननामी को लेने आ सकता था। टमोई ये सब होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए अब वो ननामी की दिन भर सुरक्षा करने का सोच लेता है। यहाँ तक वो उसकी क्लास में न्यू स्टूडेंट की तरह एडमिशन ले लेता है ताकि वो उसे 24 घंटे अपनी निगरानी में रख सके। अब टमोई की क्लास में आते ही हर फीमेल स्टूडेंट उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, मगर टमोई उन सभी के ऑफर को ठुकरा देता है। उसके अकॉर्डिंग ननामी उसकी मिस्ट्रेस थी और वो उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये बात जैसे ही ननामी सुनती है तो वो टमोई को खींचकर उसे क्लास के बाहर ले आती है। वो भी चाहती है कि टमोई ऐसी बहकी बहकी बातें करके उन दोनों को मुसीबत में डाल सकता है। खैर अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब हम मोमो नाम की स्टूडेंट को देखते हैं, जो उनकी इस बात को सुन रही होती है। यहाँ वो उनसे माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान मोमो ने नोटिस किया कि एक अननोन व्यक्ति उसके सामने से गुजर रहा है और ये वही व्यक्ति है जो ननामी को अपना बनाने आया था। कुछ समय बाद जब हम ननामी को देखते हैं, यहाँ वो टमोई को उसकी चिंता करता देख कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी थी। अब उसके दिल में टमोई को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। खैर वो सो रहा था, इसलिए वो क्लास के बाहर जाने लगती है। इसी दौरान वो अननोन व्यक्ति ननामी पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। इधर टमोई की जब आंख खुली तो वो ननामी को मिसिंग देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। यहाँ वो उसे ढूंढने के लिए हर तरफ निकल पड़ता है, मगर काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद हम उसी अननोन व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम मिजुकी था। यहाँ वो भी टमोई की तरह एक मैसेंजर था और वो यहाँ पर ननामी को लेकर उससे शादी करने वाला था। अब ये बात ननामी को अच्छी नहीं लगती, आखिर वो किसी भी बंदे से शादी थोड़ी कर लेगी। जिसके बाद वो मिजुमी को मना करके उसके श्राइन से वापस जाने लगती है, मगर थोड़ी दूर भागने के बाद वो वापस श्राइन में पहुंच जाती है। मिजुमी ने रिवील किया कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती
और वो उसका टमोई से बेहतर ख्याल रखेगा। खैर यहाँ कुछ समय के लिए ननामी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मिजुमी के साथ बैठकर उसकी बातों में सहमति दिखाने लगती है। इसी दौरान उनकी नज़र सामने के एक प्लम ट्री पर पड़ती है। मिजुमी ने रिवील किया कि ये प्लम ट्री उसकी गॉडेस ने बनाया है और वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। खैर उसके बाद हम टमोई और मिनी क्रिएचर को देखते हैं, जो ननामी के मिसिंग होने से काफ़ी परेशान हो चुके थे। अब इधर टमोई कैसे भी करके एक स्नेक स्पिरिट को ढूंढने में लग जाता है। आखिर में उसे कैसे भी करके मिजुमी की लोकेशन मालूम पड़ जाती है और तब वो उसी तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिजुमी कैसे भी करके ननामी को अपना बनाने में लगा हुआ था। यहाँ तक वो उसे टमोई से अच्छा ट्रीट करके अपने प्यार में गिराना चाहता था। लाख कोशिशों के बाद भी ननामी उसके जाल में नहीं फंसती। उसने साफ साफ कह दिया कि वो टमोई के साथ खुश है और वो अपने श्राइन में ही रहना पसंद करेगी। फिर इसी दौरान ननामी को पता लगा कि इस श्राइन में कुछ न कुछ खालीपन था। उसने जब गॉडेस वाली जगह देखी तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे समझ आ गया था कि इस श्राइन में कोई गॉड नहीं था। ये बात थोड़ी अजीब थी, इसलिए ननामी मिजुमी से सब कुछ सच बताने को कहती है, जिसमें मिजुमी बताता है कि कई साल पहले उसके श्राइन में कर्ज की अफवाह फैली थी, इसलिए लोगों ने यहाँ आना बंद ही कर दिया था। अब इस श्राइन की गॉडेस उन फॉलोअर्स के साथ खुद भी गायब हो जाती है, मगर मिजुमी ने इस जगह को छोड़ने से मना कर दिया था और जिंदगी भर इसका ख्याल रखने का डिसाइड कर लिया। इधर ननामी मिजुमी की कहानी सुनकर इमोशनल हो चुकी थी, मगर उसके बाद भी वो उसकी ब्राइड बनने से मना कर देती है। इस तरह मिजुमी का गुस्सा आसमान चढ़कर बोलने लगता है और अब वो किसी भी हालत में ननामी को अपना बनाने वाला था। इसके बाद अचानक से वहाँ पर हमारा टमोई भी आ जाता है। यहाँ वो मिजुमी की हरकत देख उस पर काफ़ी गुस्सा होता है। वो अब मिजुमी को ननामी को परेशान करने के लिए मार देने वाला था। इस तरह उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हुई और अब टमोई बड़े आसानी से मिजुमी पर भारी पड़ने लगता है। इस तरह वो काफ़ी हद तक मिजुमी को हरा ही देता है, मगर यहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके श्राइन में आग लगाने का ठान लेता है। इस तरह मिजुमी की चिंता बढ़ने लगती है। यहाँ उसने देखा कि उसका सारा श्राइन आग की चपेट में आ चुका था, मगर उसे अपनी श्राइन से ज़्यादा इस प्लम ट्री की चिंता थी। वो भागते हुए उस प्लम ट्री के पास पहुंचता है और वो उसे सही सलामत देखकर सुकून की सांस लेता है। इधर रिवील होता है कि ये प्लम ट्री इस श्राइन की गॉडेस की आखिरी निशानी थी और मिजुमी उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। असल में उस श्राइन की गॉडेस के जाते ही मिजुमी हमेशा के लिए अकेला हो चुका था और इसीलिए वो ननामी को अपना बनाना चाहता था, ताकि वो उसके साथ अपने खालीपन को खत्म कर सके। इधर टमोई गुस्से में इस प्लम ट्री को भी जलाने वाला था, मगर इस बार ननामी उसे ऐसा करने से रोक देती है, बल्कि वो खुद मिजुमी के पास जाके उसे सांत्वना देने लगती है। यहाँ उसने बताया कि वो उसके लिए काफ़ी दुखी है और उसकी काफ़ी चिंता भी करती है। ननामी ने यह भी कहा कि अगर वो कभी भी उससे मिलना चाहेगा तो वो उसे मिलने आ सकता है, मगर वो इस वक्त अपने परिवार के साथ उसी श्राइन में रहना पसंद करेगी। अब इसी के साथ टमोई और ननामी अपने श्राइन की तरफ निकल पड़ते हैं और तब हम टमोई को देखते हैं, जो ननामी से गुस्सा था क्योंकि वो उस स्नेक के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। खैर इसी दौरान जब उसकी नज़र ननामी की चोट पर जाती है तो वो उसे बिना देरी किए ठीक करने में लग जाता है। वो किस तरह की ह्यूमन की सुरक्षा कर रहा है जो खुद का ख्याल तक नहीं रख सकती। इस पल के दौरान उसने डिसाइड किया कि वो अब और भी मेहनत से ननामी को सेफ रखने की कोशिश करेगा, मगर इसी पल कहानी में एक नया ट्विस्ट भी आ रहा था। गॉडेस ऑफ हेवन नारुकामी को देखते हैं, जिसे मालूम पड़ चुका है कि ननामी नाम की लड़की को गॉडेस बना दिया गया है, मगर उसके लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि अब टमोई उसका मैसेंजर बन चुका है। असल में नारुकामी कई सालों से टमोई के पीछे पड़ी थी और यहाँ तक वो उसे अपना मैसेंजर तक बनाना चाह रही थी, मगर मिकेज से रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो टमोई को हासिल नहीं कर पाई थी। अब जैसे ही उसे एक बेफालतू सी ह्यूमन के बारे में मालूम पड़ता है तो वो ननामी को ढूंढने निकल पड़ती है। नारुकामी उसको लेके काफ़ी गुस्सा है और वो कभी भी ननामी पर हमला कर सकती है, इसलिए वो ननामी को अकेले स्कूल भेजकर नारुकामी का इंतजार करने वाला था। इधर दूसरी तरफ ननामी काफ़ी खुश के साथ अपने स्कूल पहुंच चुकी थी। वहीं क्लास के बीच में उसे मालूम पड़ा कि वो दोनों क्रिएचर उसके बैग में छुपकर आ चुके थे। वैसे वो आम इंसानों की आंखों से नहीं दिख सकते थे, इसलिए ननामी को उसकी चिंता नहीं होती। खैर इधर टमोई हैरान था कि काले बादलों के साथ नारुकामी की एंट्री हुआ करती थी, मगर इस बार वो काले बादल कहीं और ही जा रहे थे। टमोई को समझने में देर नहीं लगी कि वो बादल डायरेक्ट ननामी के स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि नारुकामी डायरेक्ट ननामी पर हमला करने वाली थी। अब टमोई की चिंता काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए वो बिना देरी किए स्कूल की ओर निकल पड़ता है। तभी हम ननामी को देखते हैं जो आराम से काम कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पर नारुकामी की एंट्री होती है और वो ननामी को समन करके
उसे अदर वर्ल्ड में ले आती है। इस वर्ल्ड में वो दोनों अकेले थे और तब हम नारुकामी को देखते हैं जो ननामी पर हमला करने वाली थी। यहाँ उसकी कुछ भी करने से पहले टमोई आ जाता है और वो नारुकामी को काफी हद तक रोक भी देता है। यहाँ नारुकामी गुस्सा थी कि टमोई एक साधारण सी लड़की का मैसेंजर बना हुआ था, इसलिए वो काफी गुस्से में ननामी का सील बाहर निकाल लेती है और उसके बाद वो टमोई को एक छोटे बच्चे में तब्दील कर देती है। यहाँ उसने ननामी को बताया कि अगर वो उसके पास वापस आता है तब वो टमोई को वापस ठीक कर देगी। इसी के साथ वो वहाँ से वापस चली जाती है। इधर हम ननामी को देखते हैं जो फिर से बेघर हो चुकी थी, ना ही उसके पास घर था और ना ही उसकी गॉडेस पावर, और वो टमोई को देखती है जो एक छोटे बच्चे में तब्दील था। वैसे टमोई ने ननामी से कोई उम्मीद नहीं लगा रखी थी, इसलिए वो उसे अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने की राय देता है, मगर इधर ननामी उसकी बातों को इग्नोर करके उसकी चिंता करने लगती है। जल्द ही ननामी को मालूम पड़ा कि टमोई की तबीयत खराब थी, इसलिए वो धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहा था और वो टमोई को बचाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाने का सोचती है, मगर उसे जल्दी रियलाइज हुआ कि कोई आम डॉक्टर स्पिरिट को ठीक नहीं कर सकता था, इसलिए कोई चारा ना दिखने पर वो बुरी तरह से उदास हो जाती है। मगर तभी ननामी के बगल से कुरामा गुजर रहा होता है। अब ननामी के सामने एक उम्मीद आ चुकी थी। अब कुरामा उन दोनों को बचाने का डिसाइड कर लेता है। अगले ही पल हमने कुरामा के घर पर देखते हैं, जहां कुरामा ने रिवील किया कि टमोई की हालत इसलिए खराब हो रखी है क्योंकि उसकी छोटी सी बॉडी उसकी ढेर सारी एनर्जी को संभाल नहीं पा रही। इधर दूसरी तरफ हम नारुकामी को देखते हैं जो टमोई के वापस न आने से काफी दुखी थी और साथ में गुस्सा भी। अब इसके बाद वो अपने 2 मैसेंजर को भेजकर टमोई को लाने भेज देती है। इधर किसी तरह टमोई की हालत में थोड़ा सुधार आने लगता है। जब वो और ननामी एक पार्क में अकेले थे तब वहाँ पर नारुकामी के मैसेंजर आ जाते हैं। यहाँ वो टमोई को ले जाने आए थे, मगर ननामी उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। वो किसी भी हालत में टमोई को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। जिसके बाद हम टमोई को देखते हैं जो ननामी को शांत करके वहाँ से उन दोनों मैसेंजर के साथ निकल पड़ता है। इस पल के बाद ननामी काफी उदास हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ टमोई नारुकामी के पास पहुंच तो चुका था, मगर वो उसे चकमा देके वहां से भाग जाता है। अब ये बात सुनकर ननामी भी हैरान होती है और अब वो नारुकामी के बारे में सुनती है जो गुस्से में उनके श्राइन को तोड़ने निकली थी। इसके बाद हम नारुकामी को देखते हैं जो श्राइन पहुंचकर सब कुछ तबाह करने वाली थी, मगर तभी वहां सही समय पर ननामी आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। मगर उसके बाद भी नारुकामी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इस पे ननामी ने नारुकामी को एक ऑफर दिया जहां वो उसके लिए टमोई को ढूंढने वाली थी, मगर वो इसमें कामयाब हो जाती है तब उसे टमोई को वापस ठीक भी करना होगा। इतना कहने के बाद वो टमोई को ढूंढने निकल पड़ती है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिलती है। आखिर में हम नारुकामी को रियलाइज करते हुए देखते हैं कि टमोई उसे पसंद नहीं करता है और वो उसे चाह कर भी अपना नहीं बना सकती। इधर दूसरी तरफ ननामी की नज़र एक मैजिकल बटरफ्लाई पर जाती है। उसमें कुछ तो अलग बात थी, इसलिए ननामी उसको फॉलो करने लगती है और जल्दी उसके बदौलत ननामी ने टमोई को ढूंढ लिया था जो एक छोटे से शीशे में छुपकर बैठा हुआ था। इसके बाद हम नारुकामी के 2 फॉलोअर्स को देखते हैं जो ननामी के पास आकर टमोई को ठीक कर देते हैं और उसे उसकी सील वापस कर देते हैं। इस तरह वो दोनों ही ठीक हो चुके थे और अब हम टमोई को देख रहे हैं जो ठीक होते ही ननामी को किस कर लेता है और तब वो दोबारा उसको फॉलोअर बन जाता है। खैर एक दिन जब ननामी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तब टमोई को मालूम पड़ता है कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए इधर टमोई को स्कूल भेजने का डिसाइड किया जाता है, जहां वो ननामी की तरह खुद को बदल लेता है और उसके बाद वो स्कूल की ओर निकल जाता है। इधर स्कूल में कुरामा भी आया था और यहाँ वो कैसे भी करके ननामी के करीब जाना चाहता था। वैसे वो अनजान है कि ननामी के वेश में कुछ टमोई है, इसलिए वो अनजाने में उसे कई बार खुश करने की कोशिश करता है। क्लास में जब टमोई से रीडिंग करने को दिया जाता है तो उसे रीडिंग करना नहीं आता। अब टमोई की मदद करने के लिए कुरामा आगे आते हुए बुक रीड करने लगता है। ये बात टमोई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब कुछ देर बाद टमोई गाने की कोशिश कर रहा था, मगर कुरामा उसको इंटरप्ट करके बीच में गाने लगता है। अब तक दोनों बार कुरामा को लग रहा था कि आखिर ननामी उस पर किस बात को लेकर गुस्सा है, जिसपे वो ननामी से मिलने भी पहुंचता है और तब टमोई उसे ननामी बनकर पूछता है कि वो उसकी सील के पीछे क्यों पड़ा है। यहाँ कुरामा ने बता दिया कि वो सिर्फ उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है, बाकी वो सब गलत सोच रही है। इधर इतना सब जानने के बाद भी टमोई उसे भाव दिए बिना वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो गलियारे से गुजरते हुए अबेंडन क्लासरूम में पहुँचती है। वो अनजान थी कि यहाँ पर एक डीमन उसका इंतजार कर रहा था और तब एक मॉन्स्टर उसके सामने अपीयर होता है और वो यहाँ पर उसको डराने वाला था, मगर तभी वहाँ पर हमारा हीरो टमोई आ जाता है
और वो उस डीमन को कैद करके उसे एक कैंडी में चेंज कर देता है। इसके बाद हम श्राइन को देखते हैं जहाँ ननामी अकेले थी, मगर तभी वहाँ पर मिज़ुमी आ जाता है। असल में ननामी ने उसे वादा किया था कि वो उससे मिलने के लिए कभी भी आ सकता है। यहाँ वो टमोई के एब्सेंस में ननामी को रिवील करता है कि टमोई जैसा खुद को रिवील कर रहा है और जैसा अपने आप को दिखा रहा है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बात ननामी को समझ नहीं आती, इसलिए मिज़ुमी अपने पावर के जरिए सब कुछ रिवील करने का सोच लेता है। इसके बाद वो एक बर्नर के सामने बैठकर ननामी को सोल को पास्ट में ले जाता है। ये एक तरह से उसकी ताकत थी और यहाँ पास्ट में जाते ही ननामी एक लड़की के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद अकीगी थी। अकीगी असल में अब तक की अननोन लड़की है जिसका किसी न किसी तरह से टमोई से कुछ कनेक्शन था। यहाँ अकीगी जंगल में पहुंचती है जहाँ उसे एक घायल बच्ची दिखाई देती है और अब वो उसे संभालकर एक बंद पड़ी जगह पर ले आती है। अब वो असल में एक डीमन था और यहाँ वो उस पर हमला करने वाला था। अब अकीकी की जान मुसीबत में थी, मगर तभी वहाँ पर टमोई आ जाता है। यहाँ टमोई के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस थे और वो यहाँ पर अकीगी से उसकी हेल्प मांगने को कहता है, जिसके बाद वो उसकी जान तो बचा लेता है, मगर तभी वहाँ पर एक अननोन स्पिरिट आ चुका था जिसका नाम अकुरा होता है। यहाँ वो अकीगी की तलाश में आया था, मगर अब तक टमोई ने अकीगी को छुपा दिया था। जिसके बाद हम अकीगी को देखते हैं जो वहाँ से भागते हुए बाहर भागने लगती है, मगर अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। इसी के साथ ननामी की आंख खुलती है और तब उसे अपनी देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। तभी हम टमोई को देखते हैं जो वहाँ पर पहुँच चुका था और अब वो मिज़ुमी को मार के उसे यहाँ आने की वजह पूछने लगता है। खैर किसी तरह उन दोनों का झगड़ा शांत हो जाता है। जिसके बाद हम ननामी को देखते हैं जो एक दिन अपने स्कूल में थी। तब एक क्लासमेट उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो और टमोई साथ में डेट कर रहे हैं, जिस पर ननामी खुद नहीं जानती थी कि क्या टमोई उसे पसंद भी करता है, इसलिए वो अपना सर को नाम में बदल लेती है। अब मौका देख के वो लड़की ननामी से हेल्प मांगती है, जहाँ वो टमोई को अकेले छोड़कर उसे उसके साथ अकेले में कुछ पल बिताने का समय मांगती है। इसके बाद ननामी टमोई से बहाना बना के बोलती है कि उसे श्राइन निकलना है और इसी बीच वो क्लासमेट मौके का फायदा उठाकर टमोई को प्रपोजल दे देती है, मगर टमोई बिल्कुल क्लियर था कि वो किसी भी इंसान को डेट नहीं करने वाला था। तब हम ननामी को इसीलिए परेशान होते हुए देखते हैं कि उसने उस लड़की को खुली छूट देके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। तब वो परेशान होने लगती है, मगर उसकी ये परेशानी सिर्फ कुछ पलों के लिए थी, क्योंकि तभी वहाँ पर टमोई आ जाता है और वो उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी परमिशन के बिना एक लड़की से रिलेशन बनाने के लिए फोर्स किया था। इसी दौरान उसने रिवील किया कि सिर्फ ननामी उसकी प्रायोरिटी है, इसलिए वो दूसरी लड़की के बारे में सोच तक नहीं सकता। प्रायोरिटी वाली बात सुनकर ननामी का दिल गार्डन हो जाता है और वो पूरी तरह से टमोई के पैर में गिर चुकी थी। पर अब उसके दिमाग में ये बात आने लगी थी कि वो किस तरह टमोई को अपने दिल की बात बता पाएगी। अब उनकी ये बात कुरामा ने सुन ली थी, इसलिए वो अकेले में टमोई को बोलता है कि उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ननामी उसके प्यार में गिर सकती है। इधर दूसरी तरफ ननामी अभी तक अपने प्यार वाली बात से परेशान थी और अब यहाँ उसका दोस्त उसे टमोई से अपनी फीलिंग शेयर करने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ननामी ने ठान लिया है कि वो आज किसी भी तरह अपनी दिल की बात टमोई के सामने रख देगी। उसी रात जब वो रूफ पर जाती है तब टमोई ने ननामी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे। उसे लगने लगा कि कहीं वो फिर से बीमार तो नहीं हो गई है, मगर वो गलत था। और यहाँ ननामी ने पहली बार बड़ी मुसीबतों के बाद टमोई को रिवील कर दिया कि वो उसे दिल से चाहने लगी है और उसे सुबह शाम याद भी करती है। इधर टमोई ननामी की ये सब बातें सुनकर हैरान हो गया और वो उसे समझाता है कि उसके अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल देने चाहिए क्योंकि वो चाह कर भी किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकता है। अब इतने में ननामी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो नीचे की ओर छलांग मार देती है और तब टमोई उसकी जान बचाने के लिए ठान लेता है, मगर रिजेक्शन मिलने के बाद ननामी उसकी एक भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी और वो नीचे गिरे जा रही थी। अब कैसे भी करके टमोई ने उसे इस बार हेल्प करने के लिए मना लिया और तब ननामी की जान बचती है। अब यहाँ रिजेक्शन पाने के बाद ननामी काफ़ी दुखी थी, इसलिए उसके सारे दोस्त एक बीच पर घूमने का प्लान बनाते हैं और उसमें ननामी को भी शामिल करते हैं। मगर जब ननामी ने टमोई को ये बात बताई तब वो उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। उसके हिसाब से ओशन में कई सारे डीमंस हैं जो उस पर हमला कर सकते हैं, मगर ननामी जीतती थी, वो किसी भी तरह उस बीच पर घूमने जाने वाली थी। तभी हम मिज़ुकी को देखते हैं जो वहां पर पहुंच चुका था और अब वो ननामी को सेफली बीच ले जाके उसका ख्याल रखने का सोच लेता है और अब ना चाहते हुए भी टमोई को उनके साथ चलना पड़ता है।
मगर टमोई आखिर बीच पर क्यों नहीं जाना चाहता है, इसका जवाब हमें जल्द ही मालूम पड़ेगा। अब हम उन सभी को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। इसी दौरान उन सभी के ग्रुप से एक लड़की ओशन में जाके डूबने लगती है। ननामी उस लड़की की हेल्प करने वाली थी, मगर वो टमोई से हेल्प मांग के उसे उस लड़की को जान बचाने को कहती है। अब टमोई अब तक उस पानी में नहीं जाना चाहता है। अब उसे ननामी के कहने पर जाना पड़ता है। यहाँ वो उस लड़की की कैसे भी करके जान बचा लेता है, मगर तभी वहाँ पर कहानी में बिगेस्ट ट्विस्ट आता है। इसके बाद हम एक क्रिएचर को ओशन से बाहर निकलते हुए देखते हैं। इस क्रिएचर का नाम ड्रैगन किंग था और ये पूरे ओशन पर राज करता था। वो टमोई पर किसी बात को लेकर गुस्सा था, इसलिए वो टमोई को उसके साथ चलने को कहता है। इधर टमोई बिना कुछ बोले उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, मगर इसी दौरान ननामी भी उनके पीछे पीछे आने लगती है और ये बात ड्रैगन किंग को अच्छी नहीं लगती और तब वो ननामी को किनारे छोड़ के उसे वहीं पर रहने का ऑर्डर देता है। इस पर ननामी ने पूछा कि टमोई पर किस बात को लेकर गुस्सा है, जिस पर ड्रैगन किंग ने बताया कि आज से 500 साल पहले टमोई ने उसकी आंख को निकालकर गायब कर दिया था, इसलिए आज वो उसका बदला लेने वाला है। अब ननामी टमोई की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो ड्रैगन किंग से एक रास्ता पूछती है, जिस पर उसने बताया कि अगर वो उसकी आंख को लाने में कामयाब हो जाती है तब वो टमोई को छोड़ देगा, वरना उसका मरना तय था। अब ड्रैगन किंग के जाते ही वो उसकी आंख को ढूंढने में निकल जाती है और उसके इस काम में मिजुमी साथ देने वाला था और वो मिजुमी के टाइम ट्रेवल पावर से 500 साल पीछे चली जाती है, जब टमोई ने ड्रैगन किंग की आंख चुराई थी। इधर ट्रेवल करते ही उसे एक बूढ़ी औरत से मुलाकात होती है और वो बूढ़ी औरत अपनी बातों में ननामी को फंसाने वाली थी, मगर तभी वहाँ पर मिजुमी आ जाता है और वो उस बूढ़ी औरत की कुछ भी करने से पहले रोक देता है। अब कुछ दूर चलने के बाद ननामी की नज़र टमोई पर जाती है, जो उस वक्त ड्रैगन किंग की आंख लेके जा रहा होता है। यहाँ ननामी और मिजुमी उसका पीछा करने का डिसाइड करते हैं और तब उन्हें मालूम पड़ता है कि टमोई ने ये सब अकीगी के लिए किया था, जो बीमार पड़ी हुई थी। यहाँ साफ जाहिर था कि वो अकीगी को पसंद करता था और वो उसे बचाने के लिए ड्रैगन किंग की आंख खिलाने आया था। अब टमोई के जाते ही मिजुमी ने ननामी को आगे भेजा ताकि वो उसकी आंख को लेकर वहाँ से जा सके, मगर यहाँ ननामी अकीगी की चिंता करते हुए उसे आंख खिलाने के बाद वहाँ से जाने लगती है। अब ये बात मिजुमी को समझ नहीं आती कि आखिर अब वो टमोई को किस तरह बचा सकती है, और तब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि ननामी के पेट में एक तरह का गोल्डन आई हो सकता है। इसलिए वो औरत ननामी से इस काम के लिए उसे 30 साल मांगती है। अब ननामी किसी भी तरह टमोई की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो इस बात के लिए राजी हो जाती है। इधर ननामी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो बूढ़ी औरत ननामी के साथ स्कैम कर रही थी और कुछ देर बाद ऐसा ही कुछ होने वाला था, मगर तभी मिजुमी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। मगर इसी दौरान ननामी उस बूढ़ी औरत का शिकार हो चुकी थी, इसलिए मिजुमी को खुशी खुशी ननामी को किस करना पड़ता है और उसके बाद अब वो भी ननामी का मैसेंजर बन चुका था। अब कोई चारा ना दिखने पर वो दोनों ड्रैगन किंग के पास जाने लगते हैं और उन्हें तब एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर सवार होना पड़ता है। इसी दौरान उनके सामने वाले सीट पर एक औरत बैठी थी, जो अपने हस्बैंड के लिए एक खास कपड़ा लेके जा रही थी। इसी दौरान उनके व्हीकल में एक बड़ी लहर टकराती है और तब वो कपड़ा ओशन में बह जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो टमोई से बदला लेने वाला था, मगर वो भी अनजान था कि टमोई उससे काफी ताकतवर था। अब यहाँ उन दोनों में फाइट शुरू होने की वाली थी, मगर तभी वहाँ पर ननामी आ जाती है और वो टमोई को सेफ देख के उससे चिपक जाती है। इतना सब होने के बाद ड्रैगन किंग फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है, मगर इस बार वहाँ पर वही औरत आ जाती है जो ननामी के साथ उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बैठी थी। अब ड्रैगन किंग को देखकर साफ जाहिर था कि वो अपनी वाइफ से डरा करता था। वैसे भी ये चीज़ हर किसी के लिए आम बात है, जिस पे ननामी आगे आते हुए उसे वो मोती देती है जिसे उसने उस बूढ़ी औरत से पाया था, मगर ये मोती उसकी आंख नहीं थी, इसलिए ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और अब वो टमोई पर वार करने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर मिजुमी आ जाता है, जिसके हाथ में वही कपड़ा था जो लहर में उड़ गया था। अब यहाँ वो उस कपड़े को वापस करने के बदले टमोई को आज़ाद करने को कहता है। वैसे ये बात ड्रैगन किंग को काफ़ी गुस्सा करती है, मगर उसके सामने उसकी पत्नी थी और वो इसकी हरकत को देख के काफ़ी गुस्सा होती है। एज एक्सपेक्टेड उसे उनकी बात माननी पड़ती है और तब हम टमोई को उसके चंगुल से आज़ाद होते हुए देखते हैं। इसी दौरान हम टमोई का एक सपना देखते हैं, जहाँ वो कई साल पहले बिल्कुल अकेला था और उसके पूरे शरीर पर शराब लगा था, मगर उसके पीछे क्या राज था ये हमें अगले सीजन में मालूम पड़ेगा।
तो अब हम देखते हैं कि मिकिज की नज़र टमोई पर पड़ती है और तब वो उसे अपने पास बैठाकर उसके सभी श्राप को खत्म कर देता है। और इस पल के बाद से मिकिज टमोई का गॉड बन चुका था। अब होश में आते ही ननामी काफी खुश है कि टमोई बिल्कुल सेफ था और वो उसके गले लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिजुमी को देखते हैं, जिसे मालूम पड़ता है कि जब टमोई पहली बार मिकिज के साथ आया था तब उसे इंसानों में घुलने मिलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी और यहाँ तक वो कभी भी किसी भी इंसान पर हमला कर देता था और यही चीज मिकिज को काफी परेशान किया करती थी। अब आज के समय में टमोई काफी सुधर चुका है और अब हर कोई उसे पसंद करने लगा था, जैसे कि वो ननामी की क्लास में हर फीमेल स्टूडेंट का फेवरेट था। अब यहाँ हम ननामी को देखते हैं, जिससे अपने दोस्त से मालूम पड़ता है कि उन्होंने आज रात एक ग्रुप पार्टी रखने का डिसाइड किया है, मगर यहाँ ननामी उसमें शामिल होने से मना कर देती है, मगर उसके दोस्त उसे जबरदस्ती ले जाने वाले थे। इधर स्कूल ओवर होने के बाद ननामी काफी उदास थी और वो टमोई को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। तभी उसके पास टमोई आता है और उसे मालूम पड़ चुका था कि वो कुछ लोगों के साथ पार्टी में जा रही थी। वो ननामी पर इस बात को लेकर गुस्सा था और अब ननामी भी उस पर गुस्सा हो जाती है। वो उस पार्टी में जबरदस्ती जाने का सोच लेती है। इस तरह वो अपने दोस्त के साथ पार्टी में पहुंच चुकी थी, मगर तभी हम टमोई और बाकी लोगों को दूसरे कमरे में देखते हैं, जहां से वो ननामी पर नजर रखे हुए थे। अब कुछ देर बाद ननामी को मालूम पड़ जाता है कि वो सभी उस पर नजर रखे हुए हैं, तब वो टमोई से और भी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद ननामी की पार्टी ओवर हो जाती है। और तब हम एक लड़के को देखते हैं जो ननामी को अकेले देख के उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब ये चीज ननामी को पसंद नहीं आती और तब वहाँ पर टमोई आ जाता है और वो उस लड़की को धमकी देके वहाँ से ननामी को लेके निकल जाता है। इस पल में ननामी को समझ आ चुका था कि टमोई उसे उस लड़के के साथ देखकर जेलस हो रहा था और अब ये बात उसे काफी अच्छी लगती है। खैर इस पल हम मिजुमी को देखते हैं, जो इस बात से परेशान है कि वो इंसानों के बीच में घुल नहीं पा रहा था। वहीं उससे उल्टा कुरामा इंसानों में काफी अच्छे से घुल मिल चुका था। अब वो कुरामा से मिलकर उस राज के बारे में जानना चाहता था। फिर क्या, वो कुरामा को ढूंढने निकल जाता है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे ढूंढ नहीं पाता। आखिर वो कैब में बैठकर वापस श्राइन जाने वाला था, मगर तभी कुरामा उसे देख लेता है और अब वो मिजुमी को अपने साथ एक पार्टी में ले आता है। यहाँ मिजुमी ने अपनी सारी बात बताई, तब जाके उसने मिजुमी को रिवील किया कि वो अभी भी इंसानों के बीच में रहने लायक नहीं है, यानी कि उसे और भी मेहनत करने की जरूरत है। अब ये सब जानकर मिजुमी वापस अपने श्राइन आ जाता है। अब अगली सुबह हम ननामी को तैयार होते हुए देखते हैं, जहाँ वो टमोई के साथ एक फेस्टिवल में जाने वाली थी, मगर यहाँ टमोई गहरी नींद में सोया हुआ था। अब जैसे ही उसने टमोई को जबरदस्ती फेस्टिवल में ले जाने को मना लिया, तब उसकी नज़र अचानक से उसके पास रखे एक पिन पर जाती है। ननामी हैरान थी कि ये पिन शायद अकीगी की हो सकती है, यानी कि टमोई अभी भी अकीगी को पसंद करता है और इसलिए वो ननामी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। खैर फेस्टिवल में पहुंचने के बाद वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। तब हम ननामी को देखते हैं, जिसकी नज़र टमोई पर जाती है, जो एक दूसरी लड़की का बाल संवार रहा होता है और ये बात ननामी के दिल को तोड़ देती है। यहाँ वो टमोई से गुस्सा होकर चली जाती है और वो बिल्कुल अकेली थी और अब वो इस बात से उदास थी कि वो यहाँ पर टमोई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मगर अब टमोई के ना होने से रोने तक लग जाती है। यहाँ वो गुस्से में अपने सर को पीटने लगती है और तब अचानक से उसके बाल से वही पिन गिर के उसके हाथ में आ जाती है। ये वही पिन थी जिसे टमोई ने अपने पास रखा था, मगर उसका ये दुख सिर्फ कुछ पलों का था, क्योंकि तभी वहाँ पर अचानक से टमोई आ जाता है और अब वो उसके बगल में शांति से बैठ जाता है और अब वो दोनों साथ में उस झूले की सैर करने लगते हैं। अब इसी दौरान हमें रिवील होता है कि टमोई ने वो पिन इसलिए खरीदा था ताकि वो उसे ननामी के बालों में लगा सके। इस तरह उन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक नज़दीकियाँ आने लगती हैं और टमोई भी कहीं ना कहीं ननामी को पसंद करने लगता है। खैर एक दिन जब ननामी अपने काम के चलते सुपरमार्केट में पहुंची थी, तब उसे मालूम पड़ता है कि कुछ औरतें उसके श्राइन से काफ़ी डरा करती थी और यहाँ तक वो उसे एक हॉन्टेड हाउस समझ रही थी। अब ये चीज़ हर कोई समझ रहा था, इसलिए ननामी ने डिसाइड किया कि वो आगे आके सभी को श्राइन की असलियत बताएगी ताकि हर कोई उसके श्राइन में आना पसंद करे। इधर वो काफ़ी दिमाग लगाने के बाद एक फेस्टिवल करने का डिसाइड करती है ताकि हर कोई उस श्राइन में एंटर कर सके। अब इस चीज़ के लिए उसे हर किसी को इनवाइट करना था, वो ऐसा ही करती है। वो हर बच्चे से लेके बूढ़े तक उन्हें इनविटेशन कार्ड देती है, मगर हर कोई श्राइन का नाम सुनकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। इधर ननामी ने कैसे भी करके डिसाइड कर लिया कि वो कुछ ना कुछ करके लोगों को इम्प्रेस करेगी, मगर उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। यहाँ तक उसने टमोई से हेल्प भी मांगी, मगर उसने भी उसे मना कर दिया। आखिर में हम करुमा को देखते हैं,
जो श्राइन में पहुंचता है। यहाँ उसे ननामी ने इनविटेशन देकर बुलाया था और यही बात टमोई को पसंद नहीं आ रही थी। खैर यहाँ करुमा ने ननामी को बताया कि उसे एक गॉडेस डांस करना चाहिए ताकि वो हर किसी का दिल जीत सके। अब ननामी को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो उसके प्रिपरेशन में लग जाती है। फेस्टिवल को आने में 1 हफ्ते का समय बचा था, मगर ननामी बिल्कुल भी डांस में परफेक्ट नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक टमोई ने भी उससे होप करना छोड़ दिया था। इधर दूसरी तरफ वेदर गॉड को देखते हैं, जो ननामी के बिहेवियर से परेशान थी। आखिर मिकीज ने उसमें क्या देख लिया कि उसे गॉड बना दिया। वहीं मिकीज उसके बगल में बैठा हुआ था और उसने बताया कि ननामी में एक खास तरह का कॉन्फिडेंस और सच्चाई है, इसलिए उसने उसे अपना सक्सेसर चुना था। खैर यह इतना सब सुनने के बाद वेदर गॉड को विश्वास नहीं था, इसलिए वो ननामी का टेस्ट लेने वाले थे। देखते देखते उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वेदर को खराब कर दिया। इस तरह श्राइन के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं और ये चीज ननामी और बाकी लोगों को परेशान करने लगती है। अब टमोई ननामी को एक कमरे में बंद करके उसे आराम करने को कहता है, क्योंकि उसे वैसे भी उससे उम्मीद नहीं है कि वो उसके लिए कुछ कर सकती है। अब ये बात ननामी के दिल पर लगती है और वो गुस्सा होकर श्राइन छोड़कर चली जाती है। जैसे ही ये बात टमोई और मिजुमी को मालूम पड़ती है, तब वो उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। काफी कोशिशों के बाद वो उसे ढूंढ पाने में कामयाब होते हैं। जल्दी टमोई को रियलाइज हुआ कि ननामी ने टालिस्मान का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो लोगों की नजरों से छुप पा रही थी। अब इधर ननामी भी टमोई की बात से उदास थी। यहाँ वो कैसे भी करके हमेशा के लिए छुप जाना चाहती थी, मगर तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर जाती है जो उसे श्राइन में फेस्टिवल मनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। अब ननामी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आखिर वो कितना भी गुस्सा हो जाए, मगर वो श्राइन उसका घर था, इसलिए वो वापस श्राइन की तरफ भागने लगती है। वहीं टमोई को भी खबर मिल चुकी थी कि ननामी वापस श्राइन की तरफ जा रही है। इधर श्राइन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और मौसम धीरे धीरे बिगड़ रहा था। अब श्राइन पर एक खतरनाक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, इसलिए वो इस श्राइन को पूरी तरह से तोड़ने लगा था। अब ननामी जैसे ही इस जगह पर पहुंचती है, तब वो कैसे भी करके दोनों मिनी क्रिएचर को उस मॉन्स्टर के हमले से बचा लेती है। इधर मिजुमी और टमोई जब श्राइन में पहुंचे, तब उनकी नजर ननामी पर जाती है, जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में रेडी होकर उस मॉन्स्टर को शांत कर रही थी। इधर वो मॉन्स्टर जैसे ही ननामी पर हमला करने वाला था, तभी टमोई वहां आके उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और इस तरह वो ननामी की जान बचा लेता है। इस तरह हम वेदर गॉड को देखते हैं, जो ननामी के कॉन्फिडेंस को देखकर काफी खुश था। अब वो उसकी मदद करके बादलों को फिर से ठीक कर देता है और अब हर चीज पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। खैर इसी के साथ फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है और यहाँ पर इंसानों के साथ गॉड भी आए हुए थे। और तब हम ननामी को देखते हैं, जो अपने ट्रेडिशनल डांस करके लोगों का दिल जीत लेती है। इस तरह ये फेस्टिवल काफी सक्सेसफुल जाता है और तब आधी रात के वक्त हम ननामी और टमोई को साथ में देखते हैं। इसी दौरान टमोई ने पहली बार ननामी को किस करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद वो ननामी को किस कर लेता है। इसके बाद हम अकूरा और टमोई को देखते हैं, जो अदर वर्ल्ड में एक मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते हैं। यहाँ अकूरा कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है, इसका हमें आगे मालूम पड़ेगा। खैर जब उस मॉन्स्टर ने उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तब टमोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। इस तरह वो मॉन्स्टर ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय हो जाता है और तब हम अकूरा को देखते हैं, जो टमोई को विश करने वाला था, मगर तब तक टमोई वहाँ से गायब हो चुका था। खैर अगले ही पर हम एक लड़की को देखते हैं, जो इस तरह का सपना देख रहा होता है। ये लड़का आखिर कौन है, जो अकूरा और टमोई का सपना देख रहा था, ये भी हमें आगे कहानी में मालूम पड़ेगा। इसके बाद हम ननामी का श्राइन देखते हैं, जहां वो गॉडेस बनने के बाद काफी सारा इम्प्रूवमेंट कर चुकी थी। अब वो दोनों क्रिएटर भी इस बात से खुश थे कि ननामी के गॉडेस बनने से उनका श्राइन और भी फलने फूलने लगा था। वहीं टमोई इस बात से गुस्सा था कि ननामी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटके सोने में लगी पड़ी थी। जाहिर सी बात थी कि वो उस पर गुस्सा होगा और उसने ऐसा किया भी। ननामी की जब आंख खुलती है, तब वो टमोई को सामने देखकर काफी खुश होती है। यहाँ वो जब भी टमोई को देखा करती, तब उसके दिल में कुछ होने लगता है। क्या ये कोई प्यार तो नहीं? खैर यह ननामी ने एक बटरफ्लाई को भी देखा था, जो मोस्ट प्रोबेबली मिकेज का स्पिरिचुअल ओरा था। यहाँ मिजुमी आता है और वो ननामी को रिवील करता है कि ठीक उसके गॉडेस की तरह मिकेज की भी एक स्पिरिचुअल ओरा होता है, यानी कि ये बटरफ्लाई। इधर ननामी इससे ज्यादा कुछ सोच पाती, तब तक वहाँ वेदर गॉड आ जाता है। यहाँ वो ननामी के लिए एक ऑफर लाया था और वो बात अलग थी कि उसमें उसे ननामी की सहमति नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वेदर गॉड, कुछ समय बाद सारे गॉडेस एक साथ मीटिंग होने वाली है और उसमें अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि उन्हें ननामी जैसी ह्यूमन को इनवाइट करना चाहिए कि नहीं, जिसमें वेदर गॉड ने डिसाइड किया था कि वो ननामी का टेस्ट करके उसकी इनविटेशन का इंतजार करेंगे। खैर यहाँ वो उसे साफ साफ बताना चाहते थे कि उन्हें अभी उसकी पावर पर कोई भरोसा नहीं है और उसे उनका दिल जीतना होगा। पर यह बात ननामी को अच्छी नहीं लगती और वो उनके ऑफर को ठुकरा देती है। ननामी का कहना था कि उन्होंने उसे आने के लिए पहले ही पूछ लेना चाहिए था और बेफालतू में टेस्ट करना उसे पसंद नहीं है।
अब इधर वेदर गॉड ननामी की इस डिसीजन से हैरान हो जाते हैं और तब उन्हें अपने लास्ट हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर वो टेस्ट को पार करके मीटिंग में पहुंचती है तब उसे वहां पर मिकेज के बारे में मालूम पड़ सकता है। इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। इधर ननामी वेदर गॉड की बातों में आ जाती है क्योंकि वो टमोई को हमेशा मिकेज को लेकर उदास देखा करती है। अब वो मिकेज के बारे में जानकर टमोई का दिल जीतना चाहती थी। अब कुछ समय बाद जब ननामी अपने स्कूल में होती है तब वो ब्रेक टाइम पर वेदर गॉड को समन करती है। यहाँ उसके समन करते ही वेदर गॉड आ जाते हैं और तब ननामी उन्हें टेस्ट के बारे में बताने को कहती है। इधर वेदर गॉड ननामी को एक डायमंड एग देते हैं ताकि वो अगले 7 दिनों तक उसका अच्छे से ख्याल रख सके, और अगर वो उस एग का अच्छे से ख्याल रखने में कामयाब होती है तब ननामी इस टेस्ट में पास हो जाएगी। ननामी इस टेस्ट के लिए राजी तो हो जाती है मगर वो इस बात से परेशान थी कि आखिर ये डायमंड होता क्या है। वेदर गॉड उस पर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और साथ में उसे खुद ही डायमंड पर रिसर्च करने को कहते हैं। अब ननामी उस एग के साथ डायमंड के बारे में जानकारी करने लगती है। इसी दौरान टमोई को भनक लग गई थी कि ननामी उस मीटिंग में जाने का सोच रही है और यहाँ तक उसने टेस्ट के लिए एग को ले लिया है। अब टमोई नहीं चाहता था कि ननामी को उस मीटिंग में जाके शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, इसलिए वो उसे टेस्ट वेस्ट से दूर रखना चाहता था। इस दौरान ननामी से जबरदस्ती एग छीनने की कोशिश भी करता है मगर वह एग सीधे जमीन पर घूमता हुआ मिजोमी के पैर के नीचे आ जाता है। ये देखकर ननामी के होश उड़ जाते हैं और अब वो इस चिंता में थी कि कहीं वो एग टूट ना जाए, पर उसके सोचने के ठीक कुछ पल बाद वह एग खुद ब खुद टूट जाता है और तब एक प्यारा सा मंकी उस एग से बाहर निकलता है। ननामी को जल्दी समझ आ गया कि ये बंदर सा दिखने वाला जानवर असल में डायमंड है और उसे इसी की देखभाल करनी है। इधर टमोई जानता है कि ये डायमंड समय से काफी पहले बाहर आ चुका है, इसलिए इनडायरेक्टली ननामी इस टेस्ट को हार गई है। अब अगली सुबह ननामी उस डायमंड को अपने साथ लेकर स्कूल की ओर निकल जाती है और इसी दौरान टमोई उसे ऐसे करने से मना करता है। ननामी ने बताया कि ये डायमंड उसे बुरे एविल एंटिटी से बचाने वाली है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके टमोई ने थोड़ा सा वियर्ड जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हें मेरी जरूरत होगी। ये बात थोड़ी वियर्ड थी मगर ननामी टमोई को पीछे हटाकर उस जानवर के साथ निकल जाती है। इधर स्कूल में ननामी जब लाइब्रेरी पहुंची हुई थी तब वहां पर वेदर गॉड आते हैं और उन्होंने ननामी को रिवील किया कि कुछ गॉड उसके इस टेस्ट से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने उस पर हमला करने के लिए किसी तरह की ईविल थिंग को भेजा हुआ है। अब इधर ननामी जब तक कुछ समझ पाती तब तक एक विशाल मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। विशाल से दिखने वाले ये स्पाइडर असल में एक माइस्मा थे। वहीं दूसरी तरफ टमोई क्लास में बिल्कुल परेशान बैठा था। उसे अचानक ननामी के खतरे में होने वाली बात मालूम पड़ती है। वो बिना देरी किए ननामी को बचाने चल देता है। इधर जब मायासामा ननामी पर हमला करने वाला था तभी वहाँ पर टमोई आ जाता है और वो ननामी की जान बचा लेता है। वहीं टमोई को सामने देखकर ननामी काफी खुश होती है। अब अगले दिन हम ननामी को काफी नाराज देखते हैं। असल में वो कैसे भी करके गॉड की मीटिंग में जाना चाहती थी मगर वो खुद को कामयाब दिखाने में हार जा रही थी और वो आज के दिन टेलिस्मान से खुद को बचाकर अपने आप को वर्दी दिखाना चाहती थी। इसके बाद हम क्लास के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो समय से पहले स्कूल आ चुकी थी। वो जैसे ही क्लास में एंटर करती है तब उसकी नज़र सामने खड़े विशाल मॉन्स्टर पे जाती है। वो मॉन्स्टर अब उस लड़की पर हमला करने वाला था, इसलिए वो डर के क्लास के बाहर आ जाती है। अब यहाँ उसकी ननामी और टमोई से मुलाकात होती है और तब वो उन्हें सारी बात बता देती है। इधर ननामी को उस लड़की की बातों पर विश्वास होता है, इसलिए वो अपना टेलिस्मान उसके हवाले कर देती है ताकि उसे कोई भी इविल एंटिटी परेशान ना कर सके। अब इसके बाद ननामी उस क्लास में जाके उस मॉन्स्टर का सामना करने पहुंचती है। वो तब हैरान हुई जब वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ननामी ने तालिस्मान से हर तरफ से एनवायरनमेंट को साफ करना शुरू किया मगर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो ननामी पर हंसता है। उसने बताया कि वो 100 साल से भी ज़्यादा का हो चुका है, इसलिए उसे तालिस्मान से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इतना कहने के बाद वो ननामी पर हमला कर देता है। इस बार हम फिर से टमोई को देखते हैं जो फिर से ननामी को खतरे में होने वाली बात जान जाता है और तब वो फिर से उसे बचाने आ जाता है। इधर मॉन्स्टर अपने डार्क पावर से ननामी के शरीर में दाखिल होने वाला था मगर तभी वहाँ पर टमोई आ जाता है और वो उसे ऐसे करने से रोक देता है। ननामी की जान बच चुकी थी मगर इसी दौरान टमोई के हाथ पर कर्ज लग जाता है। अपनी जान बचाने के बाद ननामी बेहोश हो चुकी थी और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को इन्फॉर्मरी में पाती है। ननामी के होश में आते ही सबसे पहले उसी क्लासमेट को देखा जो खुद भी बस मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी थी। कुछ समय बाद वहाँ पर वेदर गॉड भी आ जाते हैं और वो ननामी पर गुस्सा थे। उनके मुताबिक ननामी ने काफी सारी लापरवाही करी थी जिस कारण उसके क्लासमेट और उस डायमंड को बुरी हालत से गुजरना पड़ रहा था। इस बात से ननामी टूट जाती है। तब वेदर गॉड ने उसे बताया कि अगर वो अपनी डायमंड को एक नाम देती है तब वो उसकी शक्तियों को बढ़ाने में काफी मदद कर सकता था। ननामी खुद को इम्प्रूव करना चाहती थी, इसलिए वो अपने डायमंड को स्पेशल नाम देती है। उसने उस डायमंड का नाम
ममाराव रखा था। अब इसी के साथ ममाराव ने उसके नाम की तरह हर तरफ खुशहाली और पॉजिटिविटी लाने में मदद करने वाला था। इसके बाद हम टमोई को देखते हैं, जो अपने कर्ज वाले हाथों को देखकर थोड़ा परेशान था, मगर तभी उसके ऊपर उस मॉन्स्टर का हमला हो जाता है। इधर ममाराव, जिसे अपना नाम मिलते ही वो अपनी शक्तियों से एक्टिवेट हो जाता है और वो बिना देरी किए उस मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाता है। जल्द ही ममाराव उसी मॉन्स्टर के पास जाने लगता है और तब हम उसे आसपास की सभी नेगेटिविटी को खत्म करते हुए देखते हैं। अब जहाँ टमोई उस मॉन्स्टर के जाल में फंसता जा रहा था, तभी वहाँ पर ननामी और ममाराव पहुँच चुके थे। अब ममाराव की पावर से उस मॉन्स्टर की सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है और तब हम टमोई को देखते हैं, जिसे सामने से मिकिज दिखाई देने लगता है। मिकेज तेजी से भागते हुए उसे गले लगा लेता है और तब टमोई को मालूम पड़ा कि वो मिकेज नहीं बल्कि ननामी थी। इसी के साथ टमोई का कर्ज भी खत्म हो चुका था और अब टमोई ने ननामी को शुक्रिया कहा, क्योंकि ये पहली बार था जब ननामी ने उसकी जान बचाई थी। अब ये सभी चीजें वेदर गॉड भी देख रहे थे और तब हम उसे ननामी की कामयाबी से खुश होते हुए देखते हैं और तब वो उसके टेस्ट में उसे पास कर देते हैं, यानी कि अब वो गॉड की मीटिंग में जा सकती थी। खैर, अगले दिन हम टमोई को देखते हैं, जो वेदर गॉड से बात करने आया था। उसने गॉड से पूछा कि आखिर उनका दिया हुआ एग एक ही दिन में टूट गया था और इसमें उन्हीं की चाल थी ना, जिस पर वेदर गॉड उसकी बातों में हामी भरते हैं। इसी दौरान हम ननामी को देखते हैं, जो गॉड मीटिंग हॉल में जाने को तैयार हो चुकी थी, मगर जाने से पहले उसे इजुमो शहर की टिकट लेनी थी। यहाँ टमोई ने बताया कि वो उस मीटिंग में ननामी के साथ जाने वाला है। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि मिजुमी भी ननामी के साथ जाने का जिद कर रहा होता है। अब ननामी सिर्फ एक लोग को ही साथ में ले जा सकती थी, इसलिए उन दोनों ने साथ में एक बोर्ड गेम खेलने को कहती है, ताकि जो भी जीतेगा वो उसके साथ गॉड की मीटिंग में जाएगा। अब इसी के साथ ननामी और ममाराव इजुमो का टिकट लेने चल देते हैं और वो दोनों टमोई और मिजुमी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। इधर जब ननामी प्लेन का टिकट लेने के बाद मार्केट से गुजर रही होती है, तब अचानक से ममाराव के फियर सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं और अब वो एक बच्चे में बदल जाता है। यहाँ ननामी उसे देख के हैरान होती है, पर इसी दौरान वो कुछ भी बताने से पहले उसे वहाँ से चलने को कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पीछे कुछ गोश्त पड़े हुए थे। अब ननामी जैसे ही उन गोश्त के बारे में सुनती है, तब वो पागलों की तरह वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान ननामी टमोई को काफी याद कर रही थी, मगर वो तो मिजुमी के साथ बोर्ड गेम खेलने में व्यस्त था। इधर टमोई जब गेम में जीत रहा होता है, तब मिजुमी ने उसे बताया कि आखिर वो जीत कर भी क्या ही करेगा, क्योंकि उसकी गॉड की नज़र में काफ़ी बुरी रिस्पेक्ट है। इसलिए अगर वो ननामी के साथ जाता भी है तो उसे काफ़ी आलोचना सुननी पड़ेगी। इसलिए वो टमोई को पीछे हटने को कहता है, ताकि वो ननामी के साथ जा सके। वहीं दूसरी तरफ ननामी खुद की जान बचाते हुए एक पार्क में पहुंच चुकी थी, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। ये लड़का वही था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब ननामी उस लड़के की चिंता करते हुए शांत रहने को कहती है और तब वहाँ पर कुछ गोश्त दिखाई देते हैं, जो ननामी को ढूंढते हुए आ चुके थे। अब इधर ममाराव ने जब उन गोश्त को देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो सभी गोश्त कोई नॉर्मल नहीं थे, बल्कि वो सभी फॉर्मर गॉड रह चुके थे। अब यहाँ उन गोश्त ने ननामी से पूछा कि क्या वो वही ह्यूमन है जिसे गॉड ने अपनी मीटिंग में इन्वाइट किया है, जिसपे ननामी ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। और ये सुनते ही वो सभी गोश्त ननामी पर काफी गुस्सा होने लगते हैं। उनके मुताबिक किसी भी इंसान को गॉड बनकर उनकी मीटिंग में जाना उन सभी के लिए काफी शर्मिंदगी की बात थी। और वो ननामी को काफी बुरा भला कहने के बाद उसको ये भी कहते हैं कि ननामी का फैमिलियर यानी कि टमोई भी उसी की तरह काफी बेइज्जत स्पिरिट है और सारे गॉड उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। अब टमोई की बेइज्जती सुनते ही ननामी को काफी गुस्सा आता है, मगर तभी वो लड़का उन गोश्त की बात सुनकर उन पर हंसने लगता है। ननामी हैरान थी कि एक लड़का उन गोश्त पर बिना डरे कैसे हंस सकता है। अब यहाँ वो गोश्त उस लड़के पर गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो उस पर वार करके उसे घायल कर देते हैं। अब ननामी का गुस्सा 2 गुना हो जाता है और तब वो ममाराव को कहकर उन सभी गोश्त को क्लीन करने को भेज देती है। और ननामी का ऑर्डर मिलते ही ममाराव उन सभी गोश्त पर हमला करके उन्हें क्लीन कर देता है और इस तरह वो सभी गोश्त वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ननामी उस लड़के के पास जाके उसका हाल चाल लेती है, जिसपे वो लड़का मौके का फायदा उठाकर ननामी को किस करने वाला था, मगर ननामी उसे पीछे ढकेल कर वहाँ से भाग जाती है। वो उस लड़के की इस हरकत से काफी हैरान थी। अब ननामी के जाते ही हमें रिवील होता है कि वो लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि अकूरा था, जिसे हमने टमोई के साथ लड़ते हुए देखा था। यहाँ वो किसी कारणवश एक लड़के के बॉडी में फंसा हुआ था। उसकी ओरिजिनल शरीर कहीं कैद पड़ी हुई थी। खैर, इधर ननामी जब श्राइन के लिए घर पहुंच रही होती है, तब उसे उन गोश्त की भी याद आती है जहाँ सभी गॉड टमोई की बेइज्जती कर रहे होते हैं। ननामी टमोई की काफी चिंता करती है, वो उसे इस तरह बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती थी। इधर जब ननामी श्राइन में पहुंचती है, तब उसकी नजर टमोई पर जाती है, जो अपने बोर्ड गेम को जीत चुका था। इसलिए वो ननामी को उसके साथ चलने को कहता है, मगर ननामी बिना देर किए उसको मना कर देती है।
यहाँ वो मिजुमी को अपने साथ ले जाने वाली थी और यहाँ वो ये सब इसलिए करती है ताकि कोई भी गोड उसकी बेइज्जती ना कर सके। अब ननामी और मिजुमी साथ में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उनकी फॉर्मर गॉडेस से मुलाकात होती है जिसका उसने एक ह्यूमन से मैच मेकिंग करवाया था। अब यहाँ पर वो गॉडेस ननामी और मिजुमी को सी ऑफ करने आई होती हैं, जिसके बाद ननामी इजुमो शहर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद इजुमो शहर पहुंचने के बाद ननामी और मिजुमी थोड़ा सा शहर घूमने के बाद गॉड की मीटिंग में पहुंचने वाले थे, मगर उन्हें जाने से पहले उन्हें एक बर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि वो एंट्री गेट तक पहुंच सके। मगर यहाँ ननामी के साथ कुछ अजीब होता है। वो अचानक से हवा में गिरते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है और उसके ऐसा करने से वो सीधा गॉड पैलेस में जा गिरती है। ननामी जब सामने देखती है तब उसे वहाँ पर बड़ा सा गेट दिखाई देता है जहाँ उसे एंटर करना था, मगर तभी वहाँ पर टमाया नाम का गॉड आ जाता है और वो ननामी के बारे में काफी कुछ जानता था। उसने ननामी से अपनी पावर शो करने को कहा, जिसपे ननामी तैयार होती है, मगर उसके पास ममाराओ नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब ना चाहते हुए भी ननामी को बेइज्जती सहनी पड़ती है और टमाया उसे एक इंसान बोलकर उसकी काफी बेइज्जती करता है। वो ननामी को मीटिंग हॉल में आने से मना कर देता है, मगर ननामी जिद्दी थी, वो कैसे भी करके मीटिंग हॉल में जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ मिजुमी परेशान था क्योंकि उसने ननामी को पीछे छोड़ दिया था और अब वो जल्दी से उसके पास जाकर उसकी मदद करना चाहता था, मगर उसे भी गेट पर रोक दिया जाता है। यहाँ गेटकीपर का कहना था कि कोई भी फैमिलियर अपनी गॉड के बिना एंट्री नहीं कर सकता है, मगर वो किसी दूसरे गॉड की मदद से जरूर जा सकता है। अब मिजुमी परेशान था क्योंकि इस वक्त कौन सा गॉड मीटिंग में लेट आने की जरूरत करेगा। इधर उसके इतना कहते ही वहाँ पर वेदर गॉड आ जाते हैं, जो अपने मेकअप में इतने बिजी हो गया थे कि वो आज यहाँ आने के लिए लेट हो चुके थे। अब मिजुमी उनके गले लगकर वहाँ से अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम ननामी को देखते हैं, जो मीटिंग हॉल का रास्ता ढूंढते ढूंढते लॉस्ट हो चुकी थी। अब वो रोने के कगार पर आ चुकी थी, मगर तभी उसकी नजर मिकेज के स्पिरिट पर जाती है, जो उसे मीटिंग हॉल का रास्ता दिखाता है। अब यहाँ ननामी उसके पीछा करते हुए मीटिंग हॉल तक पहुंच जाती है। यहाँ ननामी ने बड़े गर्व के साथ सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मगर ये बात वॉर गॉड को पसंद नहीं आती, इसलिए वो ननामी पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने को कहता है। अब तक ननामी ने ठान लिया कि वो चाह कर भी यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि वो गॉड के पूरे हक से यहाँ पर आई थी। अब वॉर गॉड कुछ कह पाते तब तक वहाँ पर वेदर गॉड आ जाते हैं और वो वॉर गॉड को लात मार के वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वॉर गॉड के गुस्सा दोगुना बढ़ जाता है, मगर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद इस मीटिंग में होस्ट और लॉर्ड ऑफ गॉड ओमोनोशी आते हैं और यहाँ वो सीधे ननामी के पास आते हैं। असल में ओमोनोशी खुद भी चाहते थे कि ननामी यहाँ पर आए और वो ननामी को रिवील करते हैं कि वो उसे यहाँ पर किसी काम के लिए लाए हैं। अब उन्होंने ननामी से बात करने के लिए खुद का चैम्बर में ले आते हैं। यहाँ वो ननामी को रिवील करते हैं कि अदर वर्ल्ड की गॉड कुछ दिनों के लिए गायब हो चुके हैं, इसलिए अब उसे उनकी जगह पर अदर वर्ल्ड का ख्याल रखना होगा। यहाँ ननामी उसकी शर्त को मान जाती है, मगर इसके बदले वो उनसे मिकेज का लोकेशन बताने को कहती है। अब यहाँ ओमोनोशी थोड़ा सोच विचार के बाद हामी भर देते हैं। इसी के साथ ननामी और मिजुमी अदर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके साथ एक गाइड भी था और वो गाइड कोई और नहीं बल्कि खुद वेदर गॉड थे। असल में वेदर गॉड बाकी गॉड के कंपेयर में काफी लेट विजिट किए थे, इसलिए उन्हें ये पनिशमेंट मिला हुआ था। अब ननामी वेदर गॉड के साथ जाने लगती है। कुछ देर बाद हम अकुरा को देखते हैं, जिसपे एक डीमन हमला कर रहा होता है। उनके ठीक बगल में एक पोर्टल था, जिसके जरिए अकुरा अदर वर्ल्ड में जा सकता था और वो वहां से अपनी ओरिजिनल बॉडी वापस हासिल कर सकता था। यहाँ ननामी वेदर गॉड के साथ फ्लाई करते हुए वहां पहुंच जाती है। वो अकुरा को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि अकुरा एक ह्यूमन है और वो यहाँ पर क्या ही कर रहा होगा। अब ननामी उसकी मदद करने की सोचती है, मगर तब तक वहाँ पर वो डीमन अकुरा को कैद कर लेता है और उसने ननामी को धमकी दिया कि अगर वो कुछ भी गलत हरकत करती है तब उसे इस लड़के की जान से हाथ धोना होगा। अब इसी के साथ वो डीमन अकुरा को पोर्टल में लेकर अदर वर्ल्ड में ले जाता है और तब ननामी उसकी चिंता करते हुए खुद भी उस पोर्टल में कूद जाती है और तब हम ननामी को अकुरा के पीछे जाते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टमोई को देखते हैं, जो ननामी के ना होने से काफी परेशान था और ऊपर से वो निराश होकर आराम करने में लगा था। अब यहाँ दोनों क्रिएचर उसे शांत भी करते हैं और साथ में उसका मूड हल्का भी करते हैं, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तभी टमोई को रियलाइज होता है कि अगर ननामी उसके पास नहीं है तब वो आराम से अपने कुछ पर्सनल काम को निपटा सकता है। इसके बाद वो सीधे अपने कुछ प्रोस्टिट्यूट टाइप लड़कियों के पास निकल जाता है, ताकि वो ननामी के ना होने पर कुछ मजे कर सके। मगर जब वो वहां पर पहुंचता है तब उसका मन खुद ब खुद डगमगाने लगता है। वो चाह कर भी उन लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था और हर वक्त ननामी को याद कर रहा होता है। इसके बाद हम फिर से टमोई को देखते हैं, जो अभी भी उन प्रोस्टिट्यूट के साथ एंजॉय कर रहा था।
यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट टमोई की काफी खास थी और वो उसके बगल में बैठी हुई थी। उसने टमोई से अपनी पुरानी कहानियों के बारे में सुनाने को कहा, जिसपे उस लड़की ने ये भी बताया कि कई साल पहले टमोई और अकूरा की अच्छी दोस्ती होती थी। अब यहाँ अकूरा का नाम सुनकर हर कोई परेशान हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अकूरा वही व्यक्ति था जिसने कई साल पहले उन सभी लड़कियों पर काफी जुर्म किया था। अब यहाँ टमोई उस समय की कहानियां बताना शुरू करता है, जहाँ एक दिन वो और अकूरा साथ में उन प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंचे हुए थे। और अब यहाँ हम अकूरा को देखते हैं, जो कैसे भी करके उन लड़कियों को एक एक करके खत्म कर देता है। इसी बीच उनमें से एक लड़की बच जाती है और अब अकूरा उस बच्ची पर हमला करने जा रहा था। इधर उसके ऐसा करने से पहले टमोई आ चुका था और दोनों की काफी देर तक नजरें मिलने के बाद अकूरा उस बच्ची को छोड़ देता है। अब इसी के साथ बैक स्टोरी भी खत्म हो जाती है और तब हम उसी लड़की को देखते हैं जो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और अब वो उसी जगह की हेड थी। उसने सभी लड़कियों को कहा कि अब वो अपनी सोने वाली जगह पर जा सकती हैं और उसके बाद सारी लड़कियां उनकी बात मानकर चली जाती हैं। और तब हम टमोई को देखते हैं जो उस बूढ़ी औरत की गोद में सर रख के आराम करने लगता है। इधर उसने सोच लिया था कि वो अब हमेशा के लिए यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि यही उसका घर है। तभी वो गहरी नींद में चला जाता है और यहाँ अचानक से उसे ननामी दिखाई देती है, यानी कि उसे लगा कि ननामी अपनी जर्नी से वापस आ चुकी है, इसलिए वो अब वापस श्राइन जाने का ठान लेता है। वो बूढ़ी औरत खुश थी क्योंकि टमोई ने अपने लिए एक घर ढूंढ लिया था जहाँ वो किसी के लिए जा सकता था और उसके साथ रह सकता था। वही श्राइन में आते ही टमोई को मालूम पड़ता है कि ननामी अभी तक वापस नहीं आई है और तब टमोई फिर से उदास हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ननामी को देखते हैं जो कैसे भी करके अकूरा के पास आ चुकी थी और यहाँ वो उसे उसके साथ पीछे रहने को कहती है ताकि वो उसकी बाकी क्रिएचर से जान बचा सके। मगर यह ननामी इस बात से भी हैरान थी कि ये लड़का इंसान होके भी कैसे जिंदा और सेफ था। अब ऐसे वो खुद भी अनजान थी कि वो इंसान के रूप में दिखने वाला असल में अकूरा था। खैर यहाँ ननामी की नजर जब बगल में जाती है तब उसे वहाँ पर ढेर सारे योकाई दिखाई देते हैं। अब वो उन्हें देखकर डर चुकी थी, इसलिए अब वो अकूरा के पीछे हटा के खुद उनका सामना करने वाली थी। अब वो अपनी तालिस्मान का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने वाली थी, मगर इसका कोई असर नहीं होता। अब अकूरा खुद आगे आके ननामी को पीछे हटा देता है। इसके बाद वो ननामी को अपने साथ भागने को कहता है और वो दोनों तेजी से एक नदी की तरफ भागने लगते हैं। अकूरा ने बताया कि वो योकाई उनका नदी में पीछा नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। इसके बाद हम वेदर गॉड को देखते हैं जो ननामी को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर ये बात वॉर गॉड को पसंद नहीं आती और वो वेदर गॉड को अपने साथ वापस ले जाते हैं। इसके बाद हम ननामी और अकूरा को देखते हैं जो सेफ और जिंदा थे और यहाँ वो आराम से आग का मजा ले रहे थे, मगर उनका ये आराम जल्दी छीन लिया जाता है जब वहाँ पर दो औरतें आती हैं और वो उन दोनों को उनके ओनर के पास चलने को कहती हैं। हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों औरतें फेमिलियर थी और यहाँ वो ननामी को अपने श्राइन गॉडेस के पास ले जाती है। अब इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी गॉडेस से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और तब ननामी की नज़र आसपास के भूतिया जैसी चीज़ों पर जाती है। इसके बाद ननामी की मुलाकात वहाँ की गॉडेस से होती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि वो इस जगह से बाहर की दुनिया में जाना चाहती है, जिसपे वो गॉडेस ननामी की बात को मान जाती है और उसे बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। मगर उन्होंने इसी के साथ ननामी को ये भी बताया कि वो यहाँ से अकूरा को बाहर नहीं जाने देगी क्योंकि वो इंसान की तरह तो है, मगर उसके अंदर किसी शैतानी शक्ति का कब्जा है। इस वर्ल्ड के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी मरा हुआ इंसान यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अब यहाँ ननामी ये सब जानकर थोड़ा हैरान तो होती है, मगर वो गॉडेस से बताती है कि वो कुछ भी हो जाए मगर वो अकूरा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली है। ननामी का मानना था कि अकूरा भले ही इंसान के शरीर में था, मगर वो किसी मजबूरी में ये सब कर रहा होगा। ननामी ने ठान लिया कि वो अकूरा को लेके ही जाएगी, इसलिए वो एक आइडिया का इस्तेमाल करती है। वो अदर वर्ल्ड में दिए जाने वाले खाने को खा लेती है, जिससे अब कोई भी उसे यहाँ से जबरदस्ती बाहर नहीं भेज सकता। इधर अकूरा बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसकी शैतानी आत्मा हेल में भटक रही थी। इसी दौरान उसकी नज़र एक इंसान की आत्मा पर जाती है जो कुछ समय पहले वहाँ पर माउंटिंग करने आया था, मगर दुर्घटना के चलते वो यहाँ पर मर चुका था। अब इस आत्मा का नाम किरीहोटो था और वो जब अकूरा को देखता है तब वो उससे मदद मांगने लगता है। किरीहोटो ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो जल्द ही वापस आएगा और वो उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेगा, मगर अब वो इस जगह पर मर चुका था, इसलिए वो किसी भी तरह अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। अकूरा के हिसाब से इंसान काफ़ी इमोशनल और बेवकूफ़ हुआ करते हैं, इसलिए वो किरीहोटो की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, मगर वो उसके बदले में उसके शरीर में जाने का डिसाइड करता है। किरीहोटो बिना देर के अकूरा की बात को मान जाता है और वो इस बात से खुश था कि वो वहाँ जाके उसकी माँ को खुश कर सकेगा।
अकुरा का प्लान काम कर चुका था, इसलिए वो किरीहोटो की बॉडी में घुस जाता है और तब से वो उसी बॉडी में रहने लगा था। वैसे होश में आने के बाद अकुरा ने देखा कि किरीहोटो की माँ उसके सामने बैठी हुई थी और यहाँ वो उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। अब किरीहोटो के होश में आते ही उसकी माँ का दुख खत्म हो जाता है और तब हम अकुरा को देखते हैं, जो शैतान होने के बाद भी इस इमोशनल स्टेट पर दुखी हो जाता है। इस पल के बाद अकुरा ने उसी बॉडी में रहने का डिसाइड किया ताकि कोई भी गोड उसे पहचान ना सके, और इसी दौरान वो हर समय हेल में फंसे अपनी ओरिजिनल बॉडी को ढूंढने लग जाता है। असल में सभी गोड अकुरा की ताकत से डरते थे और उन्हें पता था कि वो अकुरा की बॉडी को जला नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कैसे भी करके उसकी बॉडी को छुपा दिया था और तब से अकुरा उसे ढूंढने में लगा हुआ था और आज जाके उसकी किस्मत काफी हद तक कामयाब भी होने वाली थी। खैर, इसी के साथ अकुरा को होश आ जाता है और तब वो अपनी इस फ्लैशबैक से पूरी तरह से सहम जाता है, मगर तभी उसकी नज़र ननामी पर जाती है जो उसके साथ में थी और अब वो बिना देरी किए उसके गले लग जाता है। अब ये गले लगने वाली बात ननामी को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो उससे अपने से दूर करके किनारे हट जाती है और तब उसने बताया कि वो सिर्फ टमोई को प्यार करती है और उसके अलावा उसे कोई नहीं छू सकता। वहीं टमोई का नाम सुनकर अकुरा के कान खड़े हो जाते हैं और अब वो खुद भी ननामी को दूर हटाने लगता है। वो यहाँ तक ये भी कह देता है कि उसे यहाँ पर उसका साथ होना ही नहीं चाहिए। असल में टमोई और अकुरा के बीच में कुछ तो हुआ था जिससे उनके बीच की अच्छी खासी दोस्ती में दरार आ चुकी थी और अब वो टमोई का नाम सुनकर भी उससे दूर भागा करता है, मगर ये बात ननामी को बिल्कुल नहीं पता थी। इसके बाद हम श्राइन में दोनों क्रिएचर को देखते हैं जो ननामी के गायब होने से बोर हो रहे थे, इसलिए वो हथौड़े के साथ खेलने में लगे हुए थे। इसी बीच श्राइन में एक लेटर आता है और जब वो दोनों क्रिएचर लेटर को लेके वहाँ से जा रहे होते हैं तब टमोई उन्हें रोक देता है। अब टमोई इस लेटर को पढ़कर हैरान हो जाता है। असल में उस लेटर में लिखा था कि कैसे ननामी अदर वर्ल्ड में फंस चुकी है और तब उसे ननामी पर गुस्सा आने लगता है। उसके हिसाब से कोई भी गॉड अदर वर्ल्ड में जाने से पहले कई बार सोचता है, मगर अब ननामी खुद वहां पर फंस चुकी है। उसे मिजुमी पर भी गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने ननामी का ख्याल रखने का डिसाइड किया था। खैर, अब वो ज्यादा सोच विचार करने के बजाय ननामी के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि वो उसे जल्दी से बाहर ला सके। इधर ननामी ने गॉडेस के साथ एक गेम खेल दिया था। उसने कैसे भी करके अकुरा को बचा लिया था और अब वो उसके साथ वहां से गायब हो चुकी थी। इसी वजह से गॉडेस काफी गुस्सा थी और वो अपने एक सर्वेंट को उनकी तलाश में लगा देती है और यहाँ साफ जाहिर था कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ पर गायब हुए हैं। अब इसी के बाद हम अकुरा को देखते हैं जो अदर वर्ल्ड में रहकर कमजोर होते जा रहा था, इसलिए उसने ननामी के बाल को लेकर खुद को बचा लिया था। असल में ननामी एक गॉड थी और जब तक अकुरा के पास किसी गॉड की एक चीज होगी तब तक उसे कुछ भी नहीं होने वाला था। अब यहाँ वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है जो गॉडेस के सर्वेंट कर रही थी। उसने उन दोनों को बताया कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो दोनों अपने आप को उनके हवाले कर दें। इधर अकुरा भी समझ चुका था कि गॉडेस को उनका लोकेशन मालूम नहीं है, यानी कि वो चुपके से वहां से बाहर जा सकते हैं। जिसके बाद ननामी ने अपने दोनों के ऊपर तालिस्मान का इस्तेमाल करके खुद को छुपा लिया था और तब वो वहां से गेट को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान सर्वेंट ने चारों तरफ आग लगा दिया था जिससे वो जल्दी से पकड़े जाएं, मगर ननामी भी किसी से कम नहीं थी। उसने उस आग को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया था। इसके बाद वो दोनों गेट को ढूंढने में लगे पड़े थे, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ लॉस्ट होते जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गेट को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। जिसके बाद हम वॉर गॉड को देखते हैं जिसने चालाकी से गेट पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया था ताकि वो ननामी को बाहर जाने से रोक सके। अब वॉर गॉड की ये हरकत टमोई को मालूम पड़ जाती है और वो उसे उस पत्थर को हटाने को कहता है, मगर वो टमोई को मना कर देते हैं। असल में वॉर गॉड चाहते थे कि अगर ननामी एक गॉड है तब वो खुद की जान बचाकर वहां से बाहर आ सकती है, वरना उसको वहीं पर मरना जरूरी है। टमोई काफी गुस्से में आ गया था और अब वो वॉर गॉड से लड़ने तक का सोच लेता है, मगर उसे ये एक चीज करने से रोक रही थी। टमोई फिलहाल ननामी का फैमिलियर था और इस कारण वो किसी भी गॉड के खिलाफ में नहीं जा सकता था। इसी के साथ टमोई ने डिसाइड किया कि वो फैमिलियर से पीछे छुड़ा के अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा ताकि वो कैसे भी करके ननामी की जान बचा सके। अब उसका ऐसे करने से वो एक बड़े रूल को तोड़ रहा था, इसलिए उसे जल्द ही एक बड़ी पनिशमेंट के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम ननामी और अकुरा को देखते हैं जो सर्वेंट से बचते हुए इधर उधर भाग रहे थे, मगर तभी वहाँ पे वो सर्वेंट ननामी के ऊपर हमला कर देती है। ननामी खतरे में थी, तभी वहाँ पर टमोई आ जाता है और वो उस सर्वेंट से लड़कर ननामी की जान बचा लेता है। जिसके बाद ननामी खुशी से टमोई के गले लग जाती है। इधर हम अकुरा को देखते हैं जो टमोई को सामने देखकर अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है, जहाँ वो दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे।
यहाँ प्रेजेंट समय में टमोई अकूरा को पहचान नहीं पाता, इसलिए वो उसे देखकर हैरान होता है। आखिर एक इंसान इस जगह पर क्या कर रहा है। यहाँ जवाब देने के बजाय अकूरा ने टमोई से पूछा कि उसका और ननामी का क्या रिश्ता है, जिस पे टमोई कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और उसे जवाब न देने में असफल भी। इसके बाद अकूरा टमोई से कहता है कि वो जल्द ही उससे अपना हिसाब किताब बराबर करने आएगा और वो अचानक से गायब होकर वहाँ से लुप्त हो जाता है। खैर यहाँ टमोई खुश था क्योंकि उसने ननामी की जान बचा ली थी, मगर वो अभी भी परेशान था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया था और वो आखिर ननामी का क्या ही लगता है। यही सब बातें उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसके बाद अगला दिन भी आ जाता है, जहाँ होश में आते ही ननामी खुद को अपने श्राइन में देखती है। वहीं उसके बगल में मिजुमी था, जो ननामी से लगातार अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। अगर उसने ननामी का साथ ना छोड़ा होता तो उसे इतना सब ना झेलना पड़ता। इधर ननामी ने उसे माफ तक कर दिया था, मगर उसकी नजरें सिर्फ टमोई को ढूंढने में लगी थी। या उसने मिजुमी से पूछा कि आखिर टमोई है कहाँ पर, जिस पे मिजुमी ने रिप्लाई दिया कि शायद वो कहीं बाहर घूमने गया होगा। खैर थोड़ा सुकून मिलने के बाद ननामी को मालूम पड़ता है कि उसे फिर से गॉडेस मीटिंग में जाना है और वो यहाँ मिजुमी से पूछती है कि आखिर वो कितना दिन लेट हो चुकी है। उधर मीटिंग में पहुंचने के बाद ननामी को उसके सवालों का जवाब मिल जाता है। यहाँ उसे मीटिंग में चौथा दिन हो चुका था, यानी कि वो अब तक काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ के गॉडेस से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। खैर यहाँ गॉड को मालूम पड़ता है कि ननामी ने पिछले कई दिनों में अदर वर्ल्ड का क्या हाल बना रखा था। यहाँ वो उसे माफ भी कर देते हैं, मगर इसी दौरान ननामी को मालूम पड़ा कि टमोई को उसके फैमिलियर से हाथ धोने के लिए कैद कर लिया गया है। अब ननामी गॉड से उसे माफ करने को कहती है, मगर वो उसे तब तक माफ नहीं कर सकते जब तक वो फिर से फैमिलियर ना बन जाए। अब इतना सॉल्यूशन पाने के बाद ननामी बिना देरी किए टमोई के पास जाती है और यहाँ उसने टमोई को हथकड़ियों से बंधा हुआ पाया था। वो टमोई को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसको फिर से फैमिलियर बनने की राय देती है। इधर टमोई को कोई चीज अंदर से रोक रही थी। यहाँ वो ननामी को साफ लफ्जों में मना कर देता है, मगर उसने उसे वहां से जाने को कह दिया। साथ में उसने बताया कि उसे फैमिलियर बनने के लिए कुछ समय का टाइम चाहिए, जिसके बाद वो डिसाइड करेगा कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है कि नहीं। इधर ननामी जा तो चुकी थी, मगर उसे एक बात अंदर ही अंदर खाने लगी थी और यहाँ वो बस यही सोच में पड़ी थी कि क्या टमोई उसका दोबारा फैमिलियर बनना चाहता है। वो उसे फोर्स तक नहीं कर सकती थी, बल्कि वो खुद भी उसके साथ रहना चाहती थी, मगर वो उसके इस डिसीजन के खिलाफ में नहीं जा सकती थी। इसके बाद हम मिजुमी को देखते हैं, जो कैसे भी करके टमोई के पास पहुंचा था और यहाँ वो टमोई से कहता है कि उसे ननामी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उसके फैमिलियर ना बनने की वजह से वो काफी सैड है। वहीं टमोई खुद भी चाहकर ननामी से दूर रहने का सोच नहीं पा रहा था। वो जब तक ननामी के साथ था तब तक वो चाह कर भी उसे बचाने के अलावा कोई काम नहीं कर पा रहा था, मगर फैमिलियर से हटने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो ननामी से दूर रह के अपनी जिंदगी को जीना पसंद करेगा। पर काफी कोशिशों के बाद वो ननामी के बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहा था। अब यार मिजुमी उसकी इस फीलिंग को समझ चुका था, इसलिए वो उसके हाथ में एक तोहफा देकर ननामी के पास जाने को बोल देता है। अब टमोई ने ऐसा ही किया। वो ननामी के पास श्राइन में आ चुका था, मगर यहाँ उसने देखा कि वो गहरी नींद में सोई हुई थी। अब टमोई अपना तोहफा उसके हवाले करके वहाँ से जाने वाला था, मगर तभी उसे ननामी को नींद में कुछ बोलते हुए देखा। ननामी बोल रही थी कि टमोई उसके छोड़कर ना जाए। अब इसी पल टमोई को अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा और अब वो ननामी को किस करके उसका फिर से फैमिलियर बन चुका था। वहीं अगली सुबह ननामी की जब आंख खुली तब वो अपने सामने टमोई को देखकर खुश होती है। यहाँ उसने टमोई को रिवील किया कि उसने कल रात को एक अजीब सा सपना देखा, जहाँ टमोई उसके पास आके किस कर रहा था। टमोई ने जब ये बात सुनी तब उसके होश उड़ जाते हैं और उसने पूछा कि क्या वो रात में सो नहीं रही थी, जिस पर ननामी ने रिवील किया कि वो बस महसूस कर रही थी उन सभी चीजों को। अब कुछ समय बाद हम मिजुमी को देखते हैं, जिसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था और यहाँ वो ननामी के पास आता है और उसे एक अजीब सी डिमांड करता है। यहाँ उसने ननामी से पूछा कि क्या वो आज उसके साथ सो सकता है। असल में वो अकेले सोकर परेशान हो चुका था, इसलिए वो ननामी के साथ उसके कमरे में सोना चाहता था। अब यहाँ ननामी उसकी बातों को समझ नहीं पाती, इसलिए वो मिजुमी को उसके साथ रखने को राजी हो जाती है, मगर ये बात टमोई को पसंद नहीं आती। यहाँ वो मिजुमी को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने को कहता है और साथ में मिजुमी के ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद हम ननामी को देखते हैं, जो अपने काम पर लग जाती है और यहाँ वो इस बात से डर रही थी कि कहीं टमोई ने मजबूरी में आके ननामी को फैमिलियर तो नहीं बनाया है। इसके बाद ननामी जब काम से छुट्टी पाके कुछ फुर्सत का पल पाती है, तब वो टमोई के साथ एक रेस्टोरेंट में घूमने का डिसाइड करती है। यहाँ वो दोनों जब बैठे हुए थे तभी टमोई ने ननामी से एक बात पूछने का डिसाइड किया। उसने ननामी से पूछा कि क्या वो अभी भी उसे पसंद करती है।
जिस पर ननामी ने बताया कि हाँ, वो उसे अभी भी उतना ही पसंद करती है जितना वो उसे शुरू में किया करती थी। यहाँ ननामी ने जब तमोई को देखा तब उसने ये भी बताया कि वो उसे पसंद तो करती है मगर वो उसके प्यार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी दौरान ननामी से एक बूढ़ी औरत टकरा जाती है और इससे उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। यहाँ ननामी अब अपने कपड़े को लेकर परेशान होने लगती है तो तब वो श्राइन वापस आके अपने कपड़े को चेंज करने का डिसाइड करती है। यहाँ वो टमोई के सामने ही अपने कपड़े को चेंज कर रही थी, जिससे टमोई काफी हैरान था और वो ननामी को डांटने लगता है। यहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसके सामने ये सब क्यों कर रही है, जिसपे ननामी को समझ नहीं आता कि आज टमोई इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तक वो अपने कपड़े के नीचे टॉप पहना करती थी और इसी के साथ वो पूरे श्राइन में घूमा करती थी और तब तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। यहाँ इसी के साथ उन दोनों में बहस हो जाती है और तब ननामी दुखी होकर टमोई के सामने रोने लगती है। इसी दौरान वो टमोई से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे वो उसके ऊपर इतना गुस्सा हो रहा है, और तब टमोई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास आके गले से लगाकर बोलता है कि उसे रोने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा वो उसे खुद टॉप में रहने को कह देता है। मगर बात तो तब बढ़ गई जब उसने ननामी को बताया कि आज वो उसके कमरे में सोने वाला है। इधर ननामी शर्म से लाल हो जाती है और तब वो गुस्से में टमोई को मना कर देती है। अब उसी रात हम ननामी को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी और वहीं बगल में मिज़ुमी और टमोई भी सो रहे थे। अब अगली सुबह हमें मालूम पड़ता है कि गोड मीटिंग का आखिरी दिन आ चुका था और वेदर गोड यहाँ पर ननामी के पास आके उस रात के डिनर में इनवाइट करते हैं। इसी के साथ उन्होंने ननामी से पूछा कि आखिर उसने पिछले कई दिनों में क्या कुछ सीखा है। जहाँ ननामी ने बताया कि कैसे एक इंसान की किस्मत धागे की तरह होती है, जहाँ बाकी कई लोग किस्मत एक साथ जुड़ी रहती है। तो उनकी बातचीत खत्म होने के बाद ननामी को वही बटरफ्लाई दिखती है जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। यहाँ वो उसका पीछा करती है तो तब वो मिकेज के पास पहुंच जाती है। इधर मिकेज ने बताया कि वो ननामी की कोशिशों से बेहद खुश है और ननामी ने साबित कर दिया है कि वो गोड बनने के लिए एक अच्छी कैंडिडेट थी। खैर इसी के साथ मिकेज वहां से जाने वाला था मगर ननामी ने उसे जाने से पहले उन्हें एक बार टमोई से मिलने को कहा। ननामी नहीं चाहती कि वो टमोई से ना मिलकर उसे दुखी करे, मगर मिकेज उसे चाह कर भी नहीं मिल सकता था। यहाँ मिकेज ने रिवील किया कि अगर वो टमोई से मिल जाता है तब ये टमोई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। असल में उन्होंने खुद जानबूझकर 20 सालों तक टमोई से दूर रहने का डिसाइड किया था। मिकेज जानते थे कि टमोई उन्हें काफी पसंद किया करता था, मगर वो इस बात से वंचित था कि उसे इंसानों से कोई लगाव नहीं था और उन्होंने उसे मजबूरन टमोई को ननामी के साथ रहने दिया था ताकि वो उसके इंसानों के बारे में विचार को बदलने पर मजबूर कर सके। इसके बाद हम टमोई को देखते हैं जो दूर से मिकेज के प्रेजेंस को देख लेता है और वो उससे मिलने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका था, मगर तभी मिकेज ने डिसाइड किया कि वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। खैर मिकेज वहाँ से जा चुके थे, मगर जाने से पहले उन्होंने ननामी के दिमाग में कुछ बातें छोड़ दी थी, जैसे कि एक इंसान और योकई के बीच में प्यार नहीं हो सकता। असल में उनका कहना था कि योकई की जिंदगी काफी लंबी होती है और वहीं इंसान की जिंदगी काफी छोटी होती है। अगर इंसान को एक योकई से प्यार होता है तो वो बड़े आसानी से उसे छोड़कर भूल सकता है, मगर योकई अलग होते हैं। यहाँ वो जिस भी व्यक्ति से प्यार कर लेते हैं तब वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकते और उन्हें अपने प्यार के जाने से काफी दुख भी होता है। इधर टमोई भी उस जगह पर आ जाता है और वो ननामी से मिकेज के बारे में पूछने लगता है। अब ननामी ने उसे बताया कि मिकेज यहाँ पर उसे विश करने आए हुए थे और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। अब इसी के साथ ननामी सोच में पड़ जाती है कि मिकेज के कहे अनुसार वो भी टमोई से प्यार नहीं कर सकती है क्योंकि टमोई एक योकई था। खैर अगले दिन हम मिज़ुमी और टमोई को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं। असल में वो डिसाइड कर रहे थे कि आखिर उन दोनों में से कौन ननामी के साथ वापस घर जाएगा, मगर यहाँ वो उन दोनों को ही मना कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से अकेले घर के लिए निकल जाती है। अब एयरपोर्ट पर उसकी फॉर्मर गोड से मुलाकात होती है जिसकी उसने हाल ही में कटारू नाम के लड़के से सेटिंग करवाई थी। अब यहाँ फॉर्मर गोड और बाकी लोग ने देखा कि ननामी बिल्कुल अकेली है और वो यहाँ पर टमोई के साथ नहीं थी। अब यहाँ फॉर्मर गोड ने डिसाइड किया कि वो ननामी को मूड को हल्का करने के लिए उसके साथ छोटी सी डेट पर जाएंगी और इसके बाद वो दोनों साथ में पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं और आखिर में वो कटारो के शॉप में पहुंच जाते हैं। अब अकेले होने के कारण फॉर्मर गोड ने मौके का फायदा उठा के ननामी से पूछा कि आखिर उसके और टमोई के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि वो टमोई के साथ नहीं आई थी और कहीं उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस पे ननामी ने मिकेज की बात बता दी, जहाँ उसने जाना था कि एक इंसान और योकई के बीच में कोई भी प्यार नहीं हो सकता।
अब यहाँ फॉर्मर गॉड ननामी की बात से सहमत भी थी, मगर उसने उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हुए बताया कि प्यार दो लोगों के बीच में होता है, ना कि इंसान और योकई के बीच में। ये उन दोनों कपल पर डिपेंड करता है कि वो अपने रिलेशन को किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ ननामी को सारी बात समझ आ चुकी थी और अब वो कैसे भी करके टमोई के पास जाने लगती हैं। इधर दूसरी तरफ हम अकुरा को देखते हैं, जिसके पास एक ओगुटारा नाम का डीमन आया था। अब यहाँ उसने अकुरा को बताया कि वो अकुरा की खिदमत में आया हुआ है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अकुरा तब हैरान हुआ जब उसे मालूम पड़ता है कि उस डेमन को ये तक पता था कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है वो खुद अकुरा है। अब अकुरा बिना समय जाए किए उस डीमन से अपनी लॉयल होने का सबूत देने को कहता है, जिसपे उस डीमन ने रिवील किया कि वो माउंट कुरामा और वहाँ के सभी डेमन को कैद करके उसके हवाले कर देगा। इससे वो अकुरा को अपनी लॉयल्टी के लिए साबित कर पाएगा। इधर अकुरा ने उसे एक चांस देने का सोच लिया और तब हम ननामी को देखते हैं जो अब टमोई के साथ होती है। यहाँ वो टमोई को बताती है कि कुछ समय में करोमा का शो लगने वाला है और उसके पास शो के 2 टिकट हैं, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। बट एज एक्सपेक्टेड वो करोमा के शो में जाने से मना कर देता है और तब हम ननामी को देखते हैं जो अचानक से एक बच्चे के ऊपर पैर रख देती है और वो अपनी गलती को रियलाइज करते हुए उस बच्चे से माफी मांगने लगती है। अब उस बच्चे ने बताया कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि उसका नाम बोंटा मारू है और वो माउंट कुरामा का एक डेमन है। खैर यहाँ उसने ये भी रिवील किया कि वो यहाँ पर अपने राज्य के प्रिंस शिंजे मारू को ढूंढने आया है। अब इसी दौरान हम टमोई को देखते हैं जो उसे वहां से जाके कहीं और ढूंढने की राय देता है और साथ में उसे लात मार के दूर फेंक देता है। टमोई को तब हैरानी होती है जब वो बच्चा पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो उस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ बोंटा मारू को ये बात दिल पर लग जाती है और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। इधर ननामी को उसके लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उसके पास जाके उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ बातों ही बातों में बोंटा मारू ने अपनी दुख भरी कहानी बताना शुरू कर दिया और यहाँ उसने रिवील किया कि वो इतना बड़ा होने के बाद भी उड़ नहीं सकता है, इसलिए उसके सभी दोस्त और करीबी लोग उसका मजाक बनाया करते हैं। एक दिन जब वो अपने लोगों से उदास होकर बैठा हुआ था तब वहाँ पर उसे संभालने के लिए शिंजे मारू आता है। यहाँ शिंजे मारू बोंटा मारू से उसके रोने के पीछे का सवाल पूछता है। यहाँ बोंटा मारू ने रिवील किया कि शिंजे मारू भी ठीक उसी की तरह उड़ नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसे भी काफी सारी मार पिटाई का सामना करना पड़ता था। मगर शिंजे मारू औरों से अलग था और वो कभी भी रोया नहीं करता था और इसी चीज से उसने बोंटा मारू का दिल जीत लिया था। या ननामी बोंटा मारू की कहानी सुनकर रोने लग जाती है और तब वो बोंटा मारू से पूछती है कि आखिर वो बोंटा मारू किस तरह मदद कर सकती है। यानी कि अब ननामी बोंटा मारू की मदद करने के लिए शिंजे मारू को ढूंढने वाली थी और तभी उसकी नजर दीवार पे लगे कुरामा के फोटो पर जाती है। यहाँ वो उस फोटो को देखकर बोंटा मारू ने रिवील किया कि कुरामा ही शिंजे मारू है जिसको वो काफी दिनों से तलाश कर रहा है। अब ननामी के पास कुरामा के शो के 2 टिकट थे, इसलिए वो बोंटा मारू के साथ कुरामा के पास पहुंच जाती है। इधर शो खत्म होने के बाद कुरामा ननामी को देखकर काफी खुश था और यहाँ ननामी ने रिवील किया कि उसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, जिसके बाद पहली बार बोंटा मारू की नजर कुरामा पर पड़ती है और अब वो शिंजे मारू को अपने साथ माउंट कुरामा पर चलने को कहता है, मगर कुरामा ने उसकी बातों को सुनकर मना कर दिया। वो 17 साल की उम्र में छोड़ चुकी जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था। अब बोंटा मारू ने बताया कि उसके राज्य को अब उनकी जरूरत है और वहीं वो उन्हें अपना आइडल भी मानता है, इसलिए वो उसकी बातों को मना नहीं कर सकती। खैर इसी के साथ बोंटा मारू बेहोश हो जाता है क्योंकि अब तक वो यहाँ की खुली हवा में रहकर काफी कमजोर हो चुका था। इधर कुरामा ने ये भी डिसाइड कर लिया कि अब वो बोंटा मारू की बात मानकर अपने राज्य में जाएगा। इसी दौरान कुरामा ने फ्लैशबैक देखा जहाँ बचपन में उसका हर कोई मजाक उड़ाया करता था, मगर उसके पास बोंटा मारू था जो कि उसकी हर वक्त मदद किया करता था। इसके बाद बोंटा मारू भी ठीक हो चुका था और अब ननामी और टमोई ने भी कुरामा के साथ जाने का डिसाइड कर लिया। कुछ देर बाद वो सभी कुरामा के राज्य की तरफ बढ़ चुके थे, मगर कुरामा ने नोटिस किया कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था, इसलिए वो हवा में उड़कर चारों तरफ देखने लगता है। जल्दी उसे समझ आ गया कि कोई चीज उन्हें आगे जाने से रोक रही है। इधर जल्द ही कुरामा को मालूम पड़ चुका था कि इन सभी चीजों के पीछे खुद शिराओ का हाथ था। जी हाँ, शिराओ ने बोंटा मारू को अपनी कैद में कर लिया था और वो उसकी जान तक लेने वाला था, मगर तभी उसे यहाँ पर शिराओ ने रिवील किया कि जब उसे बचपन में कुरामा की मदद करी थी जिसकी वजह से उसका पंख टूट चुका था। असल में एक दिन कुरामा को उड़ने में मदद करने के लिए शिराओ ने उसे एक केव में बंद कर दिया था। अब तक उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। इधर शिराओ ने कैसे भी करके कुरामा की जान बचा ली थी, मगर उसकी वजह से उसके पंख डैमेज हो चुके थे। मगर शिराओ को सबसे ज्यादा बात बुरी ये लगी कि
उसने कुरामा की इतनी मदद करी थी, मगर इसके बाद भी वो उसे मिलने बिना वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। इसी के साथ शिराओ और कुरामा के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, मगर बीच फाइट के दौरान कुरामा को इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है और तब कुरामा को मालूम पड़ जाता है कि ये शिराओ असल में एक बहरूपिया है और असली शिराओ उसके लिए कहीं दूर से इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, ठीक बचपन की तरह। अब कुरामा गुस्से में उस बहरूपिया को मार देता है और उसके बाद वो वापस ननामी और टमोई के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वो सभी गेट के पास पहुंच चुके थे, जहां उनकी शिराओ से पहचान होती है और कुरामा उसे देखते ही उसके सामने झुक जाता है। ननामी भी समझ चुकी थी कि इतना गुस्सेल होने के बाद भी शिराओ की काफी रिस्पेक्ट किया करता है। इसके बाद शिराओ ने उन सभी को अपने घर पर ले आता है और यहाँ उन सभी को अच्छे से वेलकम करता है। इसी दौरान ननामी को काफी तेज वॉशरूम आती है और अब वो उससे परमिशन लेके उसका बाथरूम इस्तेमाल करने को कहती है, मगर शिराओ उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसलिए अब ननामी को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। इसी दौरान ननामी की नजर एक बच्ची पर जाती है जो हाथ में एक पेट जानवर लिए अपने भाइयों के सामने आती है। अब भाइयों ने अपनी बहन से पूछा कि आखिर वो एक पालतू जानवर को क्यों ले रखी है, जिससे उसने बताया कि इस जानवर की माँ मर चुकी है, इसलिए अब वो उसका ख्याल रखना चाहती है और इसके लिए वो उस जानवर को अपने पास रखने वाली है। इधर दोनों भाई बहन की बात को मान लेते हैं, मगर वो इस जानवर को बिना छुपाए नहीं रख सकती थी। इसी दौरान वहाँ पर जिराओ आ जाता है और वो उस पालतू जानवर को मार देता है। उसके अकॉर्डिंग इस जगह पर कोई भी कमजोर जानवर और पर्सन नहीं रह सकता, इसलिए वो उन सभी कमजोर लोगों को मार देगा या उन्हें यहाँ से भगा देगा। इधर वो बच्चे जिराओ के बात से डर जाते हैं, तो तब हम ओगोटारा नाम के उसी डायमंड को देखते हैं जो उसे वहां से चलने को कहता है। असल में ओगोटारा के पास एक खबर थी जिसके हिसाब से कुरामा यहाँ पर आ चुका है और अब उसके नेक्स्ट मास्टर बनने के काफी चांसेस थे। अब ये बात जिराओ को अच्छी नहीं लगती और वो कैसे भी करके कुरामा को नेक्स्ट मास्टर बनने नहीं दे सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिछले कई साल में खुद को काफी ताकतवर बना लिया था। इसके बाद हम ननामी को देखते हैं जो कैसे भी करके वॉशरूम की तलाश में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जो पूरी तरह से बेकार हो चुका था और अब वो उसे ठीक करने का सोचती है, मगर तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वह ननामी को ऐसा करने से रोक देते हैं। इधर ननामी ने बताया कि वो इस पेड़ की दोबारा ठीक करना चाहती है और वो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई है, और इसके बाद वो अपने टलिस्मान का इस्तेमाल करके उस पेड़ को दोबारा ठीक कर देती है, मगर उस पेड़ के पत्ते काफी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। अब ननामी को समझ आ चुका था कि वो ज्यादा देर तक इस पेड़ को नहीं बचा सकती और अब वो आगे जाने का सोच रही थी, मगर तभी वहाँ पर जिराओ आ जाता है और वो ननामी को इंट्रूडर समझकर परेशान करने लगता है। इस पल हम जिराओ को थोड़ा शर्म से लाल होते हुए भी देख सकते हैं। असल में वो ननामी को देखकर पहले ही बार में फिसल चुका था और अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ उसने ननामी को बताया कि इस जगह पर लड़कियों का आना मना है और यहाँ वो क्या कर रही है, जिस पर ननामी ने रिवील किया कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए माफी मांगती है। इधर तभी एक बंदे ने जिराओ का नाम पुकार के उसे अपने पास बुलाया और तब ननामी को मालूम पड़ जाता है कि ये लड़का असल में वही जिराओ है जिसका कुरामा बात कर रहा था। अब यहाँ ननामी मामा राव की मदद से खुद को बचा लेती है और अब वो वहाँ से बचकर घर तक आ चुकी थी। अब यहाँ वो सभी को जिराओ के बारे में बताती है और शिराओ हैरान था कि ननामी जिराओ से मिलने के बाद भी जिंदा थी। खैर यहाँ इस डिसीजन से हटके कुरामा चाहता है कि वो रीसेंट मास्टर को तबीयत ठीक करके यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर ननामी की खास दवाई इस्तेमाल करने वाला था। वो उसकी डिवाइन टैबलेट को इस्तेमाल करके मास्टर को ठीक कर देगा। इसी दौरान कुरामा के सामने एक परेशानी आ जाती है। उसके हिसाब से जिराओ ने श्राइन की चारों तरफ बैरियर बना दिया था, इसलिए वो चाहकर भी मास्टर के पास नहीं पहुंच सकते थे। इधर कुरामा ने डिसाइड किया कि उसे अगर जिराओ से सीधे मुंह बात तक करने को पड़ी तब वो ये भी कर लेगा, मगर वो कैसे भी करके मास्टर की जान बचाएगा। इधर तभी घर में कुछ लोग घुस जाते हैं और वो कुरामा को वापस देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ उन सभी में ये बात थी कि वो सभी के सभी कुरामा को अपना अगला मास्टर बनाना चाहते हैं, मगर ये बात कुरामा को समझ नहीं आती। वो यहाँ पर कुछ और ही काम के लिए आया था, मगर अब उसे डर था कि कहीं उसे अपनी रिसेंट लाइफ को छोड़ के यहाँ मास्टर ना बनना पड़ जाए। इधर टमोई ने कुरामा के पास जाके बोला कि वो अगर मास्टर की जान बचाना चाहता है तब वो उसकी मदद करेगा और उसकी इसी तरह मदद भी। कुरामा को सहमति मिलते ही वो सभी एक प्लान की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वो किसी तरह श्राइन के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ सकें। उन्होंने हॉल का रास्ता तो ढूंढ लिया था, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेट से अंदर कैसे जाएंगे। यहाँ अच्छी खासी लंबी बातचीत के बाद डिसीजन निकला कि ननामी और बोंटामारू एक साथ जिराओ को डाइवर्ट करेंगे और दूसरी तरफ कुरामा और टमोई साथ मिलकर मास्टर की जान बचाएंगे। अब उसी रात हम टमोई को देखते हैं जो ननामी के साथ उसी के कमरे में सोने आया था। अब यहाँ उन्हें एक ही कमरा मिला था, इसलिए वो साथ में सोने को मजबूर थे। रात के वक्त टमोई ने देखा कि ननामी बड़े आराम से सो रही है,
इसलिए वो सब बिना परेशान किए गले लगा लेता है। और फिर क्या, ननामी की आंख खुल जाती है और तब वो टमोई को वहाँ से भगा देती है। अब अगली सुबह उन सभी ने अपना वेशभूषा को बदल लिया था और यहाँ ननामी एक फैमिलियर बन चुकी थी और कुरामा एक गॉड के रूप ले चुका था और उनके साथ टमोई भी शामिल था। इसके बाद वो सभी गेट के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाता है। अब उनका प्लान फेल होने ही वाला था, मगर तभी वहां पर जिरो आ जाता है और वो उन सभी को अंदर जाने की इजाजत दे देता है। इधर हम श्राइन के अंदर जिरो को देखते हैं, जो कुरामा की गॉड बनने पर थोड़ा हैरान था। और यहाँ उसके बाद कुरामा अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जिरो को ड्रिंक पीने को देता है। असल में ये ड्रिंक स्पेशल थी क्योंकि उसकी वजह से ही वो जिरो को कमजोर करने वाला था, ताकि ननामी और बोंटामारू आसानी से श्राइन में बैरियर से बचकर मास्टर के पास जा सके। इधर ननामी और बोंटामारू इसी काम में लगे हुए थे और वो चुपके से कमरे में पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि वो गुम हो चुके थे। इधर तभी मामा राव ने बताया कि उनकी चारों तरफ जिरो की बनाई हुई बैरियर है, इसलिए वो चाह कर भी आगे नहीं जा सकते। अब ननामी को समझ आ गया कि अगर उन्हें आगे जाना है तब उन्हें कुरामा के कमाल का वेट करना होगा। इसके बाद हम जिरो को देखते हैं, जो अभी तक ड्रिंक करने के बाद भी वैसे का वैसा खड़ा था और जहाँ उसके शरीर पर कोई भी ड्रिंक का असर नहीं था। इसके बाद हम टमोई को देखते हैं, जो ननामी का रूप लेके जिरो को काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है और तब ननामी को मौका मिल जाता है कि वो आगे जा सकती थी। इधर वो एक कमरे में पहुंच चुकी थी, जहाँ उसकी नज़र मास्टर पर जाती है, जो सामने बैठे हुए थे। अब यहाँ मामा राव ने रिवील किया कि उनके ऊपर डिवाइन पिल का कोई यूज़ नहीं होने वाला था, क्योंकि किसी ने उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकाल लिया है। अब तभी वहाँ पर ओगुटारा आ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद हम जिरो को देखते हैं, जो अभी तक ननामी को देखकर हैरान था। तभी वहाँ पर ओगुटारा आ जाता है और वो उसे उन दोनों इंट्रूडर के बारे में बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टमोई खतरे को नापकर जिरो पर हमला करने वाला था, मगर तभी कुरामा उसे ऐसे करने से रोक देता है और उसके बाद वो जिरो को रिवील करता है कि उनका उन दोनों इंट्रूडर से कोई नाता नहीं है, इसलिए उसे उनकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर यहाँ जिरो उनकी एक नहीं सुनता और वो उन्हें पिंजरे में कैद करके बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ ओगुटारा ने उन दोनों इंट्रूडर को कैद किया था। अब यहाँ बेसमेंट में हम जिरो को बोंटामारू पर गुस्सा होते हुए देखते हैं और यहाँ वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि बोंटामारू अभी तक काफी कमजोर था और उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। फिर इतनी बातचीत के बाद ननामी ने जिरो से पूछा कि आखिर उसने मास्टर के शरीर में आत्मा को क्यों निकाल लिया है, जिसपे ओगुटारा इस बात को यहीं पर खत्म कर देता है। असल में जिरो खुद नहीं जानता था कि उसके मास्टर की आत्मा बाहर जा चुकी है, मगर वो ओगुटारा की बात सुनकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब उसके जाते ही ओगुटारा ने रिवील किया कि मास्टर की आत्मा निकालने में उसका हाथ था और अब वो उन दोनों को भी खत्म कर देने वाला है, जिसके बाद जिरो को बता देगा कि तुम दोनों ने खुद को खत्म कर दिया है। यहाँ वो ननामी पर हमला करता है। उससे पहले ही ननामी उस पर अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करके हमला कर देती है। इसके बाद ननामी ओगुटारा पर भारी पड़ने लगी थी, इसलिए वो वहां से आगे की तरफ भागने लगता है। तभी हम जिरो को देखते हैं, जो हॉल से बाहर जा रहा था, मगर तभी उसकी नज़र कुछ बच्चे पर जाती है जो उसे देखकर डर रहे थे। अब जिरो को देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि वो खुद भी उन बच्चों पर जुर्म नहीं करना चाहता था, मगर वो उन्हें इसी तरह छोड़कर कमजोर बनता हुआ नहीं देख सकता था। इसी दौरान जिरो को एक बंदे से मालूम पड़ता है कि हॉल में एक लड़की तेजी से भाग रही है और उसके शरीर से सफेद रोशनी बाहर आ रही है। अब इसके बाद हम ननामी को देखते हैं, जो वही लड़की थी जिसके शरीर से रोशनी आ रही थी और यहाँ वो कैसे भी करके ओगुटारा को पकड़ने वाली थी। खैर उसके बाद हम बोंटामारू को देखते हैं, जो टमोई और कुरामा के पास आ चुका था और यहाँ वो उन दोनों को सारी बात बता देता है कि कैसे ननामी मास्टर के सोल को ढूंढने निकल पड़ी थी। अब कुछ देर बाद हम ननामी को देखते हैं, जो उस गेट को ढूंढ चुकी थी जहाँ से वो एंटर करके मास्टर की सोल को ला सकती थी। मगर तभी वहाँ पर जिरो आ जाता है और वो ननामी की मदद करने लगता है और यहाँ वो उसे अपने साथ उस दरवाजे को तोड़कर अंदर ले जाता है। इसी के साथ जिरो ने याद किया कि जब शिरो ने पहली बार कुरामा की जान बचाई थी तब उसे अपने पंख को खो दिया था और उसके बाद उसने जिरो से ये भी कहा था कि अब वो कुरामा को वहाँ से जाने दे और उसका कभी भी पीछा ना करे। खैर इसी के साथ ननामी और जिराओ केव के अंदर पहुंच चुके थे और तभी ननामी के ऊपर एक बेस्ट हमला कर देता है। इधर यहाँ कैसे भी करके जिरो ने ननामी की जान बचा ली थी और उसके बाद वो बेस्ट से फाइट करने लग जाता है। इसी दौरान हम टमोई और कुरामा को देखते हैं, जो वहाँ पर आ चुके थे और अब वो खुद भी उस बीस्ट से फाइट करके ननामी की जान बचा लेते हैं। इसके बाद उन्हें बीस्ट के मुंह से मास्टर की सोल मिल जाती है और तब वो उसके लिए वहाँ से मास्टर को ठीक करने चल देते हैं। अब कुछ समय बाद ननामी दुखी थी क्योंकि वो चाहकर भी जिरो को घायल होने से नहीं बचा पाई। अब यहाँ वो जिरो के बारे में सोचकर उदास होने लगती है। फिर जब वो जिरो से मिलने पहुंचती है तो वो शिरो और उसके साथ में देखकर हैरान हो जाती है। असल में यहाँ शिरो ने जिरो को बताया था कि ननामी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी डिवाइन पिल दिया था
इसी दौरान हम कुरामा को भी देखते हैं जो अब मास्टर के साथ था, क्योंकि उनकी अब पूरी तरह से तबीयत ठीक हो चुकी थी और अब वो खुद ही पूरे राज्य की देखभाल करने वाले थे। खैर अब उसी रात वहाँ पर जश्न भी होता है और तब हम जिरो को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक था और यहाँ वो मौके का फायदा उठाकर ननामी को उड़ाकर एक पेड़ पर बिठा देता है। यहाँ वो ननामी से कहता है कि वो उसे बेहद पसंद करता है और अगर वो यहाँ पर रहकर अपनी बाकी की जिंदगी को बिताना चाहती है तो वो यहाँ पर रह सकती थी। मगर ननामी के दिल में सिर्फ तमोई था और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। उसके बाद ननामी अल्कोहल के नशे में तुल थी और अब तमोई उसे संभाल कर वहाँ से ले जाता है, जहाँ बीच रास्ते में ननामी ने फिर से रिवील किया कि वो तमोई को काफ़ी पसंद करती है। अब इसी के साथ वो सभी फिर से अपने शहर वापस चले आते हैं और तब हम अकूरा को देखते हैं जिसने अदरवर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और अब वो किसी भी हालत में वहाँ जाने वाला था। मगर यहाँ उसके साथ में ओबुटारा भी जाने का जिद करता है। इधर अकूरा उसे साथ में ले जाने से मना तो करता है मगर आखिर में वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर देता है। इस तरह वो एक मैजिकल मिरर को देखते हैं जिसके अंदर वो दोनों दाखिल हो जाते हैं और वो दोनों अदर वर्ल्ड में आके भी बिल्कुल सेफ थे। यहाँ अकूरा जानता था कि उसके साथ में ननामी के बाल थे, इसलिए वो आसानी से बच जाएगा। मगर उसे ओबुटारा पर डाउट होता है कि आखिर वो इस जगह पर कैसे बच गया। अब वो उसे सब कुछ सच सच बताने को कहता है, जैसे कि आखिर वो है कौन और वो अकूरा के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पे वो रिवील करता है कि वो अकूरा का फॉलोअर था जो शर्म के कारण उसे कभी मिल नहीं पाया था, मगर वो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। खैर इसके बाद उसने ये भी बताया कि कैसे एक समय पहले अकूरा और तमोई एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर एक दिन तमोई ने अकूरा को छोड़ दिया और तब अकूरा की बॉडी हमेशा के लिए अदर वर्ल्ड में फंस गई थी। यहाँ अकूरा गुस्सा था क्योंकि ये सब तमोई की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने एक लड़की से प्यार कर लिया था। खैर इसके बाद अकूरा अपनी बॉडी को ढूंढने निकल पड़ता है, मगर तभी उसकी नज़र ढेर सारी गर्मी पर पड़ती है। उसे समझ आ गया था कि उसकी बॉडी एकदम गर्म जगह पर रखी हुई है, इसलिए वो उसके पास आसानी से नहीं जा सकता है। इधर अकूरा अपना शरीर को कैसे भी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उस गर्म लावा की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी ओबुटारा उसे ऐसा करने से रोक देता है और यहाँ वो उसे बताता है कि आज वो इस जगह पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके इंसानों वाले शरीर में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। खैर इसके बाद वो दोनों वापस इंसानी दुनिया में आ जाते हैं और तब अकूरा ने डिसाइड किया कि वो बाद में पूरी तैयारी के साथ वापस अदरवर्ल्ड में जाएगा। इधर तभी उस मिरर के अंदर से ढेर सारी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है जो आसपास की चीजों में जहर फैला रही थी। शुरू में अकूरा उस मिरर को ऐसे ही छोड़ना चाहता था, चाहे इसकी वजह से किसी की जान भी क्यों ना चली जाए, मगर तभी उसे किरीहोटो की माँ याद आती है और तब वो उस मिरर को तोड़ देता है, यानी कि अब वो चाह कर भी वापस अदरवर्ल्ड में नहीं जा सकता था। खैर उसके बाद हम तमोई को देखते हैं जो किसी काम के चलते ईयर गॉड से मिलने जा रहा था और तब ननामी भी उसके साथ जाने की जिद करती है। अब इसके बाद हम ननामी, तमोई और मिजुमी को साथ में ईयर गॉड के गेट पर देखते हैं, जहाँ उन्हें अगले 12 गेट को क्रॉस करना था। मगर यहाँ मिजुमी और तमोई ने बताया कि ये गेट कोई आम गेट नहीं है, क्योंकि ये गेट हमारे पिछले 12 सालों को सामने ले आता है और तब जाके इस गेट का अंत होता है। या मिजुमी इस चीज के लिए तैयार नहीं था, मगर तभी हम ननामी को देखते हैं जो बिना सोचे समझे उस गेट के अंदर पहुंच जाती है और तब हम ननामी को उसके 12 साल की उम्र में देखते हैं। तब वो अपने पिता से मिलती और यहाँ वो उसे एक चॉकलेट का बहाना देके कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम उसकी माँ को देखते हैं जिसके घर पर कुछ लोग रेंट लेने आए थे, मगर उनके पास पैसे नहीं थे और तब वो कैसे भी करके उन्हें वहाँ से कुछ समय के लिए रफा दफा कर देती है। इसके बाद हम तमोई को देखते हैं जो ननामी के पास में जाके उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। खैर यहाँ तमोई ने ये भी रिवील किया कि ननामी की मदर किसी बीमारी से गुजर रही थी, इसलिए वो ज़्यादा समय तक ननामी के साथ नहीं रहने वाली थी। अब हम ननामी के मदर को देखते हैं जो ननामी के फादर से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर ननामी को याद दिलाती हैं कि उनकी जनरेशन में हर लड़की अच्छी और सुंदर होती है और उनका हस्बैंड उतना ही खतरनाक भी, इसलिए वो ननामी को शादी से दूर रहने की राय देती हैं। अब जल्द ननामी की माँ की मौत हो जाती है और तब उसे मजबूरन अपने पिता के साथ रहना पड़ता है और एक दिन वो सिगरेट से पूरे घर को आग तक भी लगा देते हैं। इसके बाद वो ननामी को लेके एक नाव के बराबर घर में ले आते हैं। इस पल के बाद ननामी के पास ना ही घर था और ना ही उसके कोई दोस्त। अब इसके बाद हम तमोई को देखते हैं जो ननामी के पास आके उसे खुश करने में कामयाब होता है। क्या वो छोटी ननामी के साथ पूरे दिन घूमता फिरता और तब छोटी सी ननामी उसके प्यार में गिर जाती है। या वो सब कुछ भूलकर तमोई से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, जिस पे तमोई ना जाने कैसे मगर वो उसे हाँ कर देता है, जिस पे उसे खुद भी शक होने लगता है। और तब हम छोटी ननामी को देखते हैं जो बड़े होने के बाद तमोई से शादी करने का ठान लेती है। खैर अब प्रेजेंट समय में हम ननामी को देखते हैं जो अब होश में आ चुकी थी और उसे बचपन की कोई भी बात याद नहीं है।
अब ये बात मिजुमी के लिए ठीक थी, मगर यहाँ टमोई उसे काफी कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। आखिर में वो सभी गेट से एंटर करके ईयर गोड के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि ईयर गोड या एक शीप के बाल काटने में लगे थे, मगर उन्हें काफी सारी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि एक शीप खुद भी अपने बाल नहीं कटाना चाहती थी। तभी हम ननामी को देखते हैं जो उस शिप से बात करके उसे अपने बाल कटवाने पर मना लेती है और ईयर गोड काफी खुश होते हैं। अब वो यहाँ पर ननामी को गिफ्ट के तौर पर उसकी माँ की तस्वीर दे देते हैं। असल में ननामी अपने बचपन के सभी पलों को भूल चुकी थी और यहाँ तक वो अपनी माँ की शक्ल को भी याद नहीं कर पा रही थी। इसी के साथ न्यू ईयर का दिन आ जाता है और इस तरह ननामी को वार्ड बने 1 साल का टाइम हो चुका था। वही हम उसे टमोई और मिजुमी के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम कुरामा को देखते हैं जिसके घर पर जिरोव और शिरोव आए थे ताकि वो उसे अपने साथ वापस ले जा सकें और उसे पूरे दिन ट्रेनिंग में छोड़ सकें। इसके बाद हम कटारो और फॉर्मर गॉड को भी काफी खुश देखते हैं और तब हम आखिर में अकुरा को देखते हैं जो कहीं ना कहीं किरीहोटो की माँ से लगाव रखने लगा था और अब वो उन्हें अपनी माँ की तरह समझने लगा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का एंड हो जाता है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।